अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं और जनाब मज़े में हैं, अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और खुश भी होंगे। जाहिर सी बात है कि जब हम वीकेंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमें बड़ी खुशी भी हो रही होती है और मुस्कुराहटें भी होती हैं कि जी ठीक है, आगे अब छुट्टियां आने वाली हैं या छुट्टी आने वाली है। और इस तरीके से जो है वो ओवरऑल फिर हम अपने दिन का आगाज़ भी कर रहे होते हैं और अपने काम जो हैं वो भी प्लान कर रहे होते हैं। अच्छा जनाब, आज क्योंकि एक बड़ा ही जो है वो इम्पॉर्टेंट दिन भी है और इस हवाले से भी बात होगी, लेकिन आज जो है वो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले आज आपके साथ में क्या शेयर किया जाए। सबसे पहले क्योंकि अब ये मंथ का भी स्टार्ट है, इट्स फर्स्ट में, जिसको मे डे भी कहा जाता है ऑब्वियसली मज़दूर डे के हवाले से। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो आपके साथ में कुछ अच्छी सी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और आज आपको बताना चाहिए कि चलिए ठीक है, जब भी आपका एक पूरा मंथ एंड हो गया, फाइन इनफ, आपने ज़रूर अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो रखनी है। आपने ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है कि किस तरीके से जो है वो आप अपनी ही परफॉर्मेंस को, आप अपनी ही नेकियों को और आप अपनी ही गलतियों और कोताहियों की अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी करने के लिए आपको जाहिर सी बात है, जब हम दूसरों में खामियां ढूंढते हैं, दूसरों की खामियां तलाश करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी खामियां तलाश करनी चाहिए कि हमारी क्या खामियां हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। और ये लोग जो हैं क्या आपकी कोताही की वजह से परेशान हैं, आपकी गलतियों की वजह से परेशान हैं, या वाकई इसमें आपकी कोई गलती या कसूर नहीं है और आपकी जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके दीन के मामलात हो कि आपने इस महीने में कितनी नमाज़ें पढ़ी, आपने इस महीने में खुदा न ख्वास्ता कितनी नमाज़ें जो हैं वो छोड़ दी, तो इस हवाले से जो है वो आपको ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए कि इस पूरे महीने में आपने कितनी नेकियां की, इस पूरे महीने में जो है वो आपने लोगों का कितना साथ दिया, इस पूरे महीने में आपने लोगों का कितना ख्याल रखा। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम आज स्टार्ट में ही, जिससे आपको हो जाए फ़ायदा। और ये फ़ायदा है जी कि बंद नाक को खोलने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको होता है कंजेशन और उनकी नाक हो जाती है बंद। अच्छा जी, जब उनकी नाक बंद हो जाती है, उनको कंजेशन हो जाता है, तो उनको समझ नहीं आ रही होती है कि वो अपनी नाक जो है वो किस तरीके से खोलें। तो बंद नाक को खोलने का तरीका ये है कि सरसों के तेल में लहसुन के 2 जौ आप गर्म करें और नीम गर्म हालत में 1-2 कतरे जो हैं वो नाक में टपकाएं। अच्छा, अब इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो कुछ इस तरीके से है कि रात सोने से पहले या दिन में एक बार हर नाक के नथने में 1 कतरा डालें। ये तेल नाक की सूजन कम करता है, बंद नाक खोलता है और जो आपका सांस है उसको ये कर देता है बहाल। तो जनाब, ये तो हो गई सारी सूरत हाल जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि दुनिया भर में जो है आज इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, जिसको मे डे भी कहा जाता है और जिसके बारे में ये बात की जाती है कि आज का दिन जो है वो मज़दूर डे के हवाले से है, यौम मई है और 1 मई को जो है ये मनाया जाता है। और इस दिन की इंतहाई इम्पोर्टेंस है। जितनी भी लेबर है जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़दूरी करते हैं, जिनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, जिनके कहना चाहिए ना कि बहुत तल्ख़ हैं बंदा मज़दूर के औकात, तो ये जिनकी ज़िंदगियाँ बड़ी तल्ख़ हैं, जिनको बड़ी परेशानियाँ हैं, उनके लिए जो है आज का ये दिन मंसूब किया गया है कि आज के दिन जब वो काम पर जाएं तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यौम मज़दूर पर, इंटरनेशनल वर्कर्स डे पर, इनकी जो काम करने के वक्त जब ये काम कर रहे होते तो इनकी सेहत, इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आज के दिन इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की जाती है कि आज के दिन इनको किस तरीके से जो है वो आप तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, काम पर इनके लिए किस तरीके से जो है वो आप आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ये दिन जो होता है ना, ये मेहनत कशों के हवाले से, उनके इत्तेहाद के हवाले से, उनके हुकूक पर बात करने के हवाले से जो है ये आज का दिन मनाया जाता है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में ओवरऑल ही वैसे ही बहुत ज़्यादा इंसानियत का ख्याल रखा जाता है। हमारी सोसाइटी में ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा लोगों के हुकूक के बारे में बात की जाती है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की जाती है। तो ये जो मज़दूर तबका है, इनको आज अप्रिशिएट करने का दिन है, क्योंकि आज इनकी हुकूक के बारे में बात करने का दिन है। आज काम पर ये अपनी सेहत
और अपनी सराउंडिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये बताने का दिन है। अगर मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ में शेयर करूँ ना, तो इसका थोड़ा जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो दिन है ये शिकागो से जो है वो शुरू हुआ। वहाँ पर इनकी एक कैंपेन थी, जो मज़दूरों की कैंपेन थी, वहाँ पर इन्होंने अपने हुकूक के लिए बात की। वहाँ फिर हे मार्केट थी जहाँ पर इन लोगों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, और फिर 19वीं सदी की ये बात है जो कि मैं बता रही हूँ। और फिर वहाँ पर जो है इन पर फायरिंग कर दी गई, और फिर जो भी वहाँ पर सर्कमस्टांसेस रहे, उन सर्कमस्टांसेस के बाद जो है फिर इस तरह के मामलात हुए कि हर साल इनकी हुकूक की सरबुलंदी के लिए जो है ये दिन मनाया गया। सम पीपल कॉल्ड इट मे डे। और फिर उसके बाद जो है वो ये सारे जो मामलात हैं वो आगे बढ़े, और फिर मज़दूरों के हवाले से ये आलमी दिन जो है वो मनाया जाने लगा। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि पाकिस्तान में जो है ये दिन किस तरीके से मनाया जाता है, और पाकिस्तान में इस दिन की जो है वो किस तरीके से है, और पाकिस्तान में जो है वो लोग क्या कुछ कर रहे होते हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, किस तरीके से इनकी हिम्मत बढ़ा रहे होते हैं, किस तरीके से इनके बारे में जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो जनाब ये जो मज़दूरों के हवाले से आज का दिन है ये कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान में बहुत जगहों पर सेमिनार मुनक्किद होते हैं। पाकिस्तान में बहुत जगहों पर जो है वो बहुत सारे शोज़ में इस हवाले से बात हो रही होती है कि किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं, किस तरीके से इनके जो ये मुश्किल औक़ात होते हैं इसमें कमी की जाए। जैसे कि पहले जो है वो 12 या 14 घंटे होते थे, लेकिन फिर जब एहतजाज हुआ 19वीं सदी के बाद तो फिर ये 8 घंटे पर आ गए तमाम तर मामलात जो थे। तो अब इस हवाले से जो है वो आज पाकिस्तान में भी दिन मनाया जा रहा है, और किसी को भी आप देखें लोग इनके बारे में बात करते हुए आपको नज़र आएंगे। लोग नज़र आएंगे कि किस तरीके से इनकी हुकूक की जो हिफाजत है, वकालत है, वो की जा सके। तो हम भी अपने प्लेटफॉर्म से इन तमाम तर जो लेबर वर्क करने वाले लोग हैं, जो सख्त मुशक्क़त करते हैं, जो कि वाकई कहना चाहिए ना कि मेहनत से कमाते हैं, इन सब को सलाम पेश करते हैं, इन सब को अप्रिशिएट करते हैं, और जिस जज्बे के साथ ये काम करते हैं और जिस हकलाल के साथ ये काम करते हैं, सबको सिटी 10 के प्लेटफॉर्म से सलाम, और सब के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जी दुनिया भर में क्या हो रहा है। अच्छा, मेरे पास जो है ना ये जापान वाली ख़बर आ गई है, लेकिन ये मैंने आपको अभी नहीं बतानी है। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जो है आज बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले लेके चलते हैं आपको भारत। जी हाँ, सबसे पहले आपको भारत लेके चलते हैं और पड़ोसी मुल्क में हो क्या रहा है। तो भाई पड़ोसी मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, और पड़ोसी मुल्क जो है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। मतलब तो अब उन्होंने ये किया कि अपना दोगलापन जो है वो दिखाना शुरू कर दिया, और उनको अब पहले फवाद खान से मसला था, फिर उसके बाद जो है उनको ये मसला शुरू हो गया कि जी अब कुछ नई स्ट्रेटजी, कुछ नई ट्रिक क्या करनी चाहिए। एक के बाद एक गलतियां, एक के बाद एक जो भंड है वो भारत की जानिब से सामने आता है। इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर मोदी जी आके एक बयान देते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर शोर शराबा होता है, इंडियन मीडिया शोर शराबा करता है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल अब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने जो हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स थे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिए हैं। मतलब आप सोचें, इमेजिन करें कि भारत की गीदड़ भपकियाँ इस हद तक बढ़ गई हैं कि उन्होंने हमारे जो पाकिस्तानी एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिए हैं। भारत ने न्यूज़ चैनल्स के बाद पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिन पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी आयद की गई है, इनमें अदाकारा माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, इकरा अजीज़, बिलाल अब्बास खान और गुलकार अली ज़फ़र शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय हुकूमत ने मज़ीद पाकिस्तानी फ़नकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक करना शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर हक़ायक़ नशर करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल जो थे उनको भी बंद किया है। इसके अलावा जो है तकरीबन 16 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये पाकिस्तानी हैं, और इस वजह से इनके ये जो अकाउंट्स हैं इनको कर दिया गया है ब्लॉक। तो जनाब ये सूरत हाल है भारत में, और ये जो हमारे एक्टर्स हैं इनके लिए ना ये लम्हा फ़िक्रिया भी है कि जब हालात बहुत अच्छे होते हैं और हालात बहुत बेहतर जा रहे होते हैं ना, तो फिर इन लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि जी ठीक है, फ़नकार की कोई सरहद नहीं होती, और फ़नकार जो हैं वो तो कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी,
ये हमारा स्टांस तो हो सकता है, ये आपका स्टांस तो हो सकता है, अमन की बात आप तो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग एक डिस्टेंस रखते हैं। और ये बात शायद हमारे एक्टर्स को या पता नहीं हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों को कब समझ में आएगी कि दे ऑलवेज क्रिएट डिस्टेंस। अगर हमारा कोई एक्टर भी वहाँ पर जाता है तो वो कोई भी रीज़न लगा के उसको वापस भेज देते हैं। इससे पहले अभी जो फवाद खान है, उनकी जो मूवी आ रही थी, उसके वो मूवी के अभी पहला जो है वो टीज़र आया था, और वो एक सॉन्ग था जो कि वो गाड़ी में उनकी जो हीरोइन थी, वो इंडियन हीरोइन थी, उसके साथ बैठ के वो गा रहे थे। उसका टीज़र इन हुआ और उसके टीज़र इन होते ही जो है उन लोगों ने वहाँ पर ये बात करना शुरू कर दी कि फ़िल्म डायरेक्टर्स की मर्ज़ी के बगैर और उस एसोसिएशन की मर्ज़ी के बगैर ये फ़िल्म यहाँ नहीं चलेगी और ऐसा नहीं होगा। तो जनाब ये बहुत बड़ा लेसन है उन लोगों के लिए कि जब दोनों ममालिक में हालात ख़राब हों तो फिर उसके बाद उनका रवैया इसी तरह का होता है। तो मेरे ख्याल में आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए और अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और अपनी जो कंट्री की रिस्पेक्ट है वो हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि ऑब्वियसली सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, एक भारत ही नहीं है जहाँ पर जाकर फ़न का लोहा मनवाया जा सकता है। दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जाकर इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोलैब के साथ काम कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं भारत के बजाय। खैर, अपनी अपनी स्वाबदीद है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन की बात की जाती है, हमेशा खैर की बात की जाती है। अच्छा जी, अब साथ साथ जो है वो एक अच्छी सी खबर मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड व्हाट्स दैट? इट्स अबाउट सैफुल मुलूक झील। जी हाँ, सैफुल मुलूक झील जो है वो अब आवाम के लिए खोल दी गई है, एंड दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। आज की ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है कि सैफुल मुलूक झील, एशिया की खूबसूरत तरीन झील सैफुल मुलूक को 5.5 माह की तवील बंदिश के बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया है। गुज़िश्ता साल नवंबर में शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो है ये झील बंद हो गई थी, और जैसे ही ये झील खोली जाती है तो वहाँ पर जो सयाहों का रश है वो लग जाता है। बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर सयाह आना शुरू हो जाते हैं, और इसके हवाले से जो है बाकायदा तौर पर लोग सैड हो जाते हैं। जब ये झील बंद हो जाती है तो लोग इसको मिस करते हैं, इसके खूबसूरत मनाजिर को जो है लोग मिस कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हुआ, और सयाहें जो हैं कब से जो सयाह थे वो कब से जो है वो पलके बिछाए हुए थे कि भाई कब ये झील खुल जाए और कब हम जाएं और यहाँ पर इस झील पे जाके एंजॉय करें। और अगर आप ये मनाजिर देखें हमारी स्क्रीन पर, ये ज़बरदस्त मनाजिर हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, अभी भी ये जो झील है ना ये बर्फ़ से ढकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो खूबसूरती है, यकबस्ता हवाएं हैं और जो साइलेंस है, जो पीस है, दैट्स अमेजिंग। और फिर जो इसका अब रास्ता खुला है तो आप देखें कि लोग बड़े खुश हैं, वहाँ के लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया है और वो यही कह रहे हैं कि भाई इट्स अमेजिंग, दैट्स रियली रियली अमेजिंग। अब चलते हैं हम अपनी सिटी अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं, और सिटी अपडेट्स में फर्स्ट व्हाट वी हैव फर्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड। अच्छा जी, गोल्ड के प्राइसेस क्या हैं? तो गोल्ड के प्राइसेस ये हैं कि आलमी मार्केट में अब गोल्ड हो गया है सस्ता। जी हाँ, और ये बड़ी खुशी की खबर है उन लोगों के लिए जो गोल्ड ख़रीदने के शौकीन हैं, जिनको लगता है कि गोल्ड ख़रीदा जा सकता है और उनके पास इतनी अमाउंट होती है कि वो इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकें। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो कारोबारी हजरात होते हैं ना, वो गोल्ड को ख़रीदते और बेचते हैं और उसको जो है वो कारोबार में लगाते हैं। तो गोल्ड के जो प्राइजेज़ हैं वो आपके साथ में हम शेयर करते हैं, और वो प्राइजेज़ जो हैं वो ये हैं कि आलमी मार्केट में सोना $34 सस्ता होकर $3,276 फ़ी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना 3,400 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत कम होकर 3,45,800 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपये सस्ता होकर 2,96,467 रुपये का हो गया। और फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि सोने के रेट्स के बाद जो है वो, क्योंकि अब चांदी जो है वो भी आजकल बड़ी इन है, जिस तरीके से गोल्ड इन है ना, इसी तरीके से चांदी इन है। तो चांदी के जो प्राइसेस हैं, चांदी के जो रेट्स हैं वो हैं कि 1 तोला चांदी की कीमत जो है वो हो गई है 70 रुपये कमी से 3,427 रुपये। और अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे गोल्ड के आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे सारी चीज़ें, लेकिन जो इसमें चांदी है, चांदी बड़ी पसंद की जाती है और चांदी के रेट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। तो जनाब अब हम बढ़ जाते हैं किस चीज़ के ऊपर, अब हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज दिन भर में मौसम कैसा रहेगा। मौसम गर्म रहेगा, मरतूब रहेगा, मौसम जो है उसकी ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, उसकी शिद्दत क्या रहेगी, इस हवाले से आज दिन भर का मौसम का हाल जानते हैं और आपको बताते हैं कि आज 11 बजे क्या रहेगा। सेंटीग्रेड 36 सेंटीग्रेड, इट्स 11 AM, 37 सेंटीग्रेड 12 PM, एंड 38 1 PM, एंड 38 एज वेल
2 PM। तो ये हो गए हमारी वेदर अपडेट्स। एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट हमारे पास जो है करेंसी रेट्स हैं। तो अभी आपके साथ में करेंसी रेट्स जो है हम शेयर करते हैं और करेंसी रेट्स क्या हैं। First we have Australian dollar, it's 183. Then we have Canadian dollar 201, and next we have Euro 320 and Kuwaiti dinar 915. And let's see what's coming next. It's UK pound 375, Saudi riyal 75, Swiss franc 17317 and US dollar 282. So these are the rates of currency today. और I'm sure कि आप लोगों को जब ये rates पता होंगे तो ये बहुत beneficial होंगे आपके लिए। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं वेजिटेबल प्राइस की कि आपने ख़रीदने तो जाना है ना, तो पहले सुनते जाएं कि व्हाट आर दी कमिश्नर कराची स्टैटिक रेट्स। सो हियर वी हैव ऑन स्क्रीन। सो जनाब, वेजिटेबल के प्राइसेस जो हैं वो हमारे पास टोमेटो है 29 एंड वी हैव नेक्स्ट आलू पोटैटो जो है हमारे पास 69, लहसुन जो है वो 196 है। इसके बाद जो है अदरक जो है वो 391 है और फिर कैरेट जो है वो 100 है और तुरई जो है वो 81 है। फिर उसके बाद लौकी जो है वो 46 पर है एंड वी हैव फूल गोभी 92 पर और उसके बाद जो है खीरा 115 पर है एंड देन वी हैव भिंडी 138 राइट एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट अनियन प्याज जो है वो है 35 पे। तो ये तो हो गए जी हमारे रेट्स और हमने आपको आज बता दिया वेदर, करेंसी और वेजिटेबल प्राइसेस। लेकिन दालों के क्या प्राइसेस हैं और इसके अलावा मटन चिकन में आज क्या कुछ है। हमारे पास तो स्टैटिक प्राइसेस हैं, लेकिन आप किन प्राइसेस पर ख़रीद कर ये तमाम चीज़ें लाएंगे, ज़रूर आपने हमें कॉल करके बताना है। हमारा नंबर जो है वो आज ऑन है और हमेशा ही ऑन होता है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर बता सकते हैं कि आपकी ग्रॉसरी जो आप करते हैं वो आपको कितने में मिलती है, सस्ती मिलती है या महंगी मिलती है। और आज मज़दूर डे के हवाले से आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि किस तरीके से जो है वो आज का दिन इन लोगों के नाम करना चाहिए, किस तरीके से मज़दूरों की मज़ीद मदद की जा सकती है और इनका जो शोबा है उसको मज़ीद कैसे हिफाजत याफ्ता बनाया जा सकता है। मतलब इनकी जब ये काम करने की जगह है उसको इनके लिए कैसे जो है वो पुरसुकून बनाया जा सकता है, इनका माहौल मज़ीद कैसे अच्छा किया जा सकता है। ये सारी बातें आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं। शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और टॉप स्टोरीज हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। और इस वक्त जो है हमारे साथ हमारे करस्पॉन्डेंट मौजूद हैं खुर्शीद भाई, और खुर्शीद भाई जो हैं उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक खुर्शीद भाई। आज तमाम स्टाफ ठीक है? मॉर्निंग शो का तमाम स्टाफ ठीक है जनाब, और अल्लाह करे मॉर्निंग शो का तमाम स्टाफ ठीक रहे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल, टीम की बड़ी बहुत जबरदस्त मेहनत है हाँ। शो को कामयाब करने के लिए। आपकी फिर जो पसे पर्दा काम कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल पूरी टीम एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रही है। और हमारी टीम में जो है वो हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे मॉर्निंग शो पर आते हैं और हमें जो है वो बता रहे होते हैं कि क्या टॉप स्टोरीज़ हैं या क्या टॉप स्टोरीज़ जो हैं वो अब आगे आने वाली हैं। अच्छा खुर्शीद भाई, आप इस वक्त अभी यहाँ पर बैठे हुए ना, यकीन करें मेरे पास ना आज एयरपोर्ट से रिलेटेड एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है। और क्योंकि खुर्शीद भाई जो सिविल एविएशन है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं, तो आज मेरे पास ना एक अच्छी खबर है एंड इट्स अबाउट जापान। सो विल गो टू जापान और आपको दिखाते हैं कि जापान में क्या हुआ है। जापान में हुआ है जी हेलो किटी एयरपोर्ट एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये देखें जी, जापान वालों ने बना लिया है हेलो किटी एयरपोर्ट। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन किया गया है किटी स्टाइल में और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो किटी स्टाइल है इनका। अच्छा, ये जो है हेलो किटी इन्होंने थीम रखी है इसकी। अच्छा, और ये ओइटा एयरपोर्ट है जो कि वहाँ पर बनाया गया है, इसको ट्रांसफॉर्म किया है इन्होंने और ये इनको ना रीब्रांडिंग की है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कोलैब भी किया है ओइटा प्रीफेक्चर वालों के साथ और सैनरियो एंटरटेनमेंट उनके साथ इनका ये कोलैब हुआ है। और उसके बाद जो है ये ज़बरदस्त सा इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है और ये जो एयरपोर्ट है इसके ये जो एक्सटेंसिव हेलो किटी एंड सिनेरियो करेक्टर डेकोरेशंस हैं ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना इन्होंने की हुई है इस वक्त। और जो भी यहाँ पर जाएगा, मतलब आई विश आई कुड गो देयर, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर जाऊँ और ये जो हेलो किटी एयरपोर्ट है ये देखूँ और क्या ज़बरदस्त थीम है। तो ये हमने आपके साथ में शेयर किया। तो खुर्शीद भाई, कैसा लग रहा है ये एयरपोर्ट देख के आपको? आपने बड़ी कवरेज की है, बड़ी रिपोर्टिंग की है एयरपोर्ट्स के हवाले से, खूबसूरती से सजाया हुआ है इस एयरपोर्ट को। और इसका मैं समझता हूँ कि बुनियादी पर्पस यही है कि जो भी पैसेंजर हाँ वो किसी दुनिया से जापान एयरपोर्ट पर जब आएगा तो देखते ही वो हैरान भी होगा और खुश भी होगा
कि जिस खूबसूरती से उन्होंने किडी जो नाम से आपने हेलो किटी हाँ। तो ये मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हाँ। तो इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिस जो पहले दिन जो होता है ना आपका इंप्रेशन होता है ना, वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। और इसी देखें एयरपोर्ट पर तो बहुत सारे पैसेंजर आते हैं ना, बिजनेस कम्युनिटी के ताल्लुक से लोग भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, तो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है किसी भी पैसेंजर पे कि वो जापान एयरपोर्ट पर जब आएगा तो देखेगा भाई किस खूबसूरती से इसको सजाया हुआ है, उसकी खूबसूरती का ख्याल रखा गया है। इससे ज़ाहिर ही होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट और एयरपोर्ट इंतज़ामिया और उसके अलावा जो वहाँ की एविएशन है तो वो पैसेंजर को उनका दिल लुभाने के लिए, उनकी अट्रैक्शन के लिए, और इससे मुल्क की जो इम्प्रेशन है वो भी उसका भी इमेज जो है वो पॉजिटिव वे में उभर कर सामने आता है कि वहाँ के पैसेंजर इस बात का गाहे बगाए, जिस तरह हम आज इसका तस्करा कर रहे हैं और इसी तरह फिर वहाँ जो उतरने वाला पैसेंजर है वो किसी भी कंट्री का हो तो जाकर वो इस बात का जिक्र ज़रूर करेगा कि मैं जब जापान एयरपोर्ट पर गया तो उसको बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था और वहाँ का बहुत दिलकश नज़ारे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये एक उसकी मुल्क की तारीफ भी होती है और उस मतलब बहुत अच्छे अल्फाजों में उस एयरपोर्ट का जिक्र होता है। तो बड़ा पॉजिटिव इमेज है जो हमें तमाम जो मुल्की एयरपोर्ट्स हैं उन पे भी होना चाहिए। खूबसूरती और सफाई सुथराई तो हमारे दीन का हिस्सा भी है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे दीन का हिस्सा भी है खूबसूरती, सफाई। और जापान तो वैसे ही इतना साफ़ सुथरा शहर है, इतनी साफ़ सुथरी जो है वो कंट्री है और बड़ी खुशी होती है जब लोग इस तरीके से कोलैब करते हैं और कोलैब करके भी जो है वो इतनी ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें सामने लेकर आते हैं। दुनिया भर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही होती है। ज़रा थोड़ा हमारा जो एयरपोर्ट है उसके बारे में बताएं। जो हमारा एयरपोर्ट है माशाल्लाह से वो भी बड़ा अच्छा एयरपोर्ट है। मतलब मुझे आई लाइक कराची एयरपोर्ट, जिन्ना इंटरनेशनल मुझे अच्छा लगता है। बट आपको लगता है और बहुत कुछ वैसे है तो किया तो जा सकता है बहुत कुछ काम। हमारा जो इंटरनेशनल जिन्ना एयरपोर्ट है इसमें कोई शक नहीं है, वो खूबसूरत है और वहाँ भी सारे इंतजाम होते हैं। लेकिन एक जुमला वहाँ बड़ा खतरनाक लिखा होता है कि जेब कतरों से होशियार। जेब कतरों से होशियार है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो जुमला है ना, मुमकिन है बहुत सारे लोगों को इसके जो किसी भी जुबान के जानने वाले होते हैं उनको कुछ ना कुछ उर्दू समझ में ज़रूर आती है, तो उससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि यहाँ पर जो है वो जेब कतरे घूम रहे होंगे, तो इससे भी होशियार रहें। तो इस तरह के जुमले जो है ना वो इमेज को थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करते हैं, तो इस तरह के जुमलों से गुरेज करना चाहिए। हाँ ठीक है, जो आपकी चेक एंड बैलेंस है, विजिलेंस टीम है, उनकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर किया जाए तो ये जुमले जो है वो नहीं लिखने चाहिए। वैसे खूबसूरत है माशाल्लाह हमारा एयरपोर्ट भी, और गवादर एयरपोर्ट भी आप देखिए। अरे वाह ज़बरदस्त, गवादर एयरपोर्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगी ज़रा ये फुटेज जो है वो इसको करके दिखाएं, फुल फुटेज पे दिखाएं। वो अशरफ भाई ने हमें ज्वाइन किया, ज़रा अशरफ भाई आपको दिखाते हैं, ये ज़रा देखें। अशरफ भाई ने हमें ज्वाइन किया है। जापान ने जो है वो हेलो किटी एयरपोर्ट जो है वो बनाया और बड़ा ज़बरदस्त जो है ये एयरपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ये मनाजिर, और ये इन्होंने ना बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करके बनाया और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है ये एयरपोर्ट ना। और बहुत सारे लोग इस बारे में बात करें कि दिस इज़ अमेजिंग। और यहाँ पर जो जाएगा और जिसको बड़ा लगाव है इन तमाम तर चीज़ों से, वो बच्चों के लिए तो जो है ना ये अमेजिंग प्लेस है। तो अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो किटी एयरपोर्ट के साथ साथ वाली खबर में हमने आपको जो है वो वेलकम किया है। कैसा लगता है अशरफ भाई जब दुनिया भर में इस तरह के बेहतर इक़दाम होते हैं और काम होते हैं, कोलैबोरेशन होता है, या व्हाटएवर द पर्पस बिहाइंड दैट, बट यू नो दैट्स रियली ग्रेट थिंग कि भाई लोग इस तरीके से इनिशिएट करते हैं और चीज़ों को बेहतर करते हैं। देखिए अस्सलाम वालेकुम सबा, थोड़ा सा लेट हो गया था मैं। नो प्रॉब्लम। अरे सर आप तो अच्छा आप कभी भी आ सकते हैं। तो इसमें यह है कि जैसे हम देखें ना, आप जैसे आप एविएशन को जैसे मैं करता रहा हूँ, तो एविएशन एयरपोर्ट जो होता है ना आपकी फर्स्ट इमेज होती है किसी भी मुल्क की। तो जैसे मैं बताऊं दुबई या कुवैत में गया तो वहाँ जब मैं लैंड किया तो फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं अपना बताऊं जब मैं वहाँ लैंड किया तो आपका इमेज जाते ही मुल्क कैसा होगा एयरपोर्ट देख के। अगर आप दुबई जाएंगे ना तो आप दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और दुबई एयरपोर्ट देखने के बाद आपका एक इमेजिन जो होता है ना वो फोकस आप कर लेंगे बाहर क्या होगा, बाहर क्या, ठीक है। अब ये है कि उसी तरीके से आप आए जैसे जापान ने किया है या दीगर ममालिक है, तो वो अपनी कंट्री का एक इमेज है ना वो देते हैं। और जो सफ़र करते हैं लोग, मुसाफिर जो होते हैं, जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो जाते हैं तो उनको इजी एक्सेस चाहिए होता है, वो जाके देखते हैं कि क्या आसानियाँ हैं। तो उसी तरीके से तमाम मुल्क कर रहे होते हैं। हमारा भी अब जब के खर्चा हुआ और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, तो आप जाके देखें तो एक जो काम होता है ना प्लानिंग, वो होती है लॉन्ग टर्म होती है।
हमारे यहाँ जो काम करते हैं, आपको याद होगा टर्मिनल 1 है, फिर वो जिना टर्मिनल बना। तो जब ये कर रहे थे तो वो शहरी आबादी में, मतलब मेरा कॉन्फिडेंट ये है कि अगर आप चेंज कर रहे थे, वो एरिया आपने रखा हुआ था, आसपास आबादी आ रही थी, तो आप उसको एक खूबसूरत, क्योंकि कराची रोशनियों का शहर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खूबसूरत कर लें, और कराची रोशनियों का शहर है, और हमें भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसी तरह बेहतर करना चाहिए। अच्छा जी, अब एक और अच्छी खबर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, और ये खबर क्या है जनाब, और ये तरीके से है कि भाई पाकिस्तानियों के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर तो है ही, कि भाई जिस तरीके से अब सैफ अल मलूक झील जो है खोल दी गई, वहीं पर भाई LPG फ़ी किलो जो है उसकी कीमत 3 रुपये 20 पैसे सस्ती कर दी गई है, एंड दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़। जो लोग इस बारे में बात कर रहे थे महंगाई कम नहीं हो रही, वो जो है आज तो बड़े खुश होंगे। मतलब ये 1 या 2 दिन पहले जो है ये खबर सामने आई, तो हमने सोचा कि ज़रूर अशरफ भाई से पूछेंगे, अशरफ भाई ये कैसे हो रहा है, ये मतलब ये मैजिक हो रहा है या वाकई कुछ अच्छाई की तरफ, चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं? मैं बोलूँगा गुड लक कहूँगा। हाँ, नून लीग की गवर्नमेंट जब आती है, जो हिस्ट्री में मैं देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है खाम तेल हो, कमोडिटीज़ की प्राइस गिर जाती हैं, तो इनको सपोर्टिव होता है। सही। तो इस दफ़ा ये हुआ कि ना आपकी ऑयल प्राइसेस भी गिरी, गैस प्राइसेस भी गिरी, LPG जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग उसकी प्राइस गिरी, तो इनको सपोर्ट मिल गया। जैसे पेट्रोल वगैरह भी नीचे आया है, तो इसलिए गैस की प्राइस भी नीचे आई है। तो ओगरा ने पूरे महीने के लिए ये जो प्राइस आई है, कल मैंने दी थी, तो ओगरा ने ये जारी की है मई के लिए, यानी 30 दिनों के लिए जारी की है। सही। और वो अब 245 रुपये पर केजी जो है प्राइस कर दिए। मगर फ़र्क ये, ओगरा जो है वो जारी कर देता है, लेकिन जो माशाल्लाह हमारे यहाँ मुनाफाखोर जो हैं वो अभी भी जो कराची में हो या पूरे मुल्क भर में हो, क्योंकि हालांकि इतनी गर्मी पड़ रही है, LPG प्राइस गिर जानी चाहिए। तो 245 रुपये सरकारी कीमत है, सरकारी समझे कमीशन कराची वाली कीमत है, और बाजार में 260 रुपये का बिक रहा है। हमारे रिपोर्टर ने काविश, उन्होंने कल भी वो अपडेट दिया था। सही। तो पर केजी आप देखें 245 सरकारी कीमत, 260 रुपये रोड पे जो मिल रहे हैं LPG का उसका, तो 15 रुपये पर केजी वो अभी भी मुनाफा कमा रहे हैं। तो इसमें यह है कि देखें, गवर्नमेंट या सरकारी इदारा कोई प्राइस जारी कर देता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट जो है ना वो कानून के तहत, जो लॉ ये कहता है, सूबाई गवर्नमेंट होती है, और सूबाई गवर्नमेंट जो नीचे जैसे कमीशनी निज़ाम हो गया, मुतलका इदारे हो गए, तो अब ये 245 रुपये का रेट जो रिलीफ मिल रहा है, 3 रुपये 20 पैसे पर केजी कल कमी हुई है, पूरे महीने के लिए, 1 दिन के लिए नहीं हुई है, 30 दिन के लिए हुई है। मगर अब इस पर इम्प्लीमेंट जो कराना है, ये सस्ती चीज़ आवाम तक पहुँचे, महंगाई की रफ्तार कम हो, तो मुतलका इदारे जैसे यहाँ पे कमिश्नर कराची हो गए, या DCs हो गए, या मतलब सिंध गवर्नमेंट के इदारे हो गए, क्योंकि उनके मातहत आ रही है, तो अब उस पर इम्प्लीमेंट करना है ओगरा की प्राइस पे। तो 45 रुपये पर केजी LPG गवर्नमेंट का काम है, जो कि लोकल गवर्नमेंट जो यहाँ पे है सिंध गवर्नमेंट की, वो उसका काम है, वो आवाम को ये रिलीफ दे। सरकार ने तो कीमत कम कर दी, अब दिलाना है। मगर अगर आप यही, मैं आपको डिफरेंट वो बताऊं व्यू कि अब पेट्रोल की प्राइस जैसे आती है, तो पूरे मुल्क में एक प्राइस है। आपने कभी नहीं देखा होगा पेट्रोल अगर 250 रुपये है, तो अब यहाँ से कहीं लाहौर में 260 रुपये, आगे कहीं इस्लाम में 200, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओगरा की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और पेट्रोल के इसके ऊपर अगर कोई बेचेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि सबका है। मगर यहाँ पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जगह जगह आपने देखा है LPG की दुकानें इलीगल खुली हुई हैं, अपनी मर्जी से प्राइस बेच रहा है। आपको गैस नहीं आ रही है, आप तो गैस तो खरीदेंगे ना, मतलब घर में गैस नहीं आ रही है, तो LPG की डिमांड गुज़िश्ता 10 सालों में बढ़ी है, ड्यू टू, अगर आप देखें स्वी सदर्न गैस हो गया या स्वी नॉर्दर्न गैस हो गया, तो गैस फील्ड डिफ्लीट हुई हैं, उसकी वजह से LPG की तरफ गए हैं, उसकी वजह से जो है वो LPG की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं। अच्छा अशरफ भाई, बल्कि मेरा खुर्शीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद भाई, आवाम को अब ना बहुत ज़्यादा रिलीफ की ज़रूरत है, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस हों, चाहे वो LPG के प्राइसेस हों, या फिर मामूलात ज़िंदगी की कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रिलीफ होते हैं, ये जो स्मॉल रिलीफ्स जिसको हम कह सकते हैं, ये कितना असर डालते हैं आवाम की ज़िंदगियों पे, कितनी उनको, ऑब्वियसली अगर वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं अच्छा जी 3 रुपये प्राइस कम हुए हैं, बट समहाउ आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्टफुल है? देखिए, जो महंगाई की शरह में जब कमी आती है कुछ चीज़ों में, अशिया खुरनोश की चीज़ें हों, या फिर पेट्रोल की, LPG की, या दीगर जो फ्रूट्स की, चिकन की, जो भी मार्केट की चीज़ें जब कम होती हैं, उनके प्राइसेस कम होते हैं, तो यकीनी तो रोज़मर्रा की जो ख़रीदार है, जो मतवसत तबका है, मिडिल क्लास तबका है, लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी परचेजिंग करता है। ठीक है, उसको रोज़ाना सब्जियां भी ख़रीदनी है, चिकन भी लेना है, अंडे भी लेने हैं, दूध भी लेना है, और उसने दही भी लेना है, मतलब ये तमाम चीज़ें वो रोज़मर्रा की, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये इनको हम बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें रोज़ाना ये चीज़ें फ़्रेश लेनी पड़ती हैं। जब इनकी कीमतें कम होती हैं, तो जो आम शहरी हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं, तो उनकी जो आमदनी वैसे ही कम होती है,
तो उनकी ख़रीदारी पर कुछ ना कुछ उनको पैसे जो है वो ज़रूर बच रहे होते हैं। तो इससे आम फर्द को फ़ायदा तो होता ही है, तो उनको बचत भी हो जाती है, तो इससे वो खुशी का इज़हार भी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जिस तरह आशिफ साहब ने भी कहा कि 245 रुपये रेट है और बिक वो जो है वो 260 रुपये किलो रहा है। तो ये हमारे जो अंडर द अम्ब्रेला कमिश्नर कराची, इसको अंडर द अम्ब्रेला बहुत सारे जो लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उसके अलावा फिर सिंध गवर्नमेंट के अपने जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो है। तो इन सबका ये एक किरदार है, वो किरदार ये कि तमाम लोग मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ पर इनको कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई की जो कीमतें सरकारी कीमतों पर मैं समझता हूँ अभी तक तो अमल दरामद नहीं हो सका है। कमिश्नर कराची इस मामले में फेल है, ना वो दूध की कीमतों को कंट्रोल कर सकें, ना वो आयरन की जो दीगर जो अशिया खुरनोश की कीमतें होती हैं उस पर कंट्रोल कर सकें। हाँ, रमज़ान मुबारक में उनकी टीमें नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं वो छापे मारते हैं और वो किसी को जुर्माना कर देते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ पूरे साल ये कहीं नज़र भी नहीं आते। और महंगी महंगी गाड़ियाँ जिनके लिए पहले भी अप्रूवल हुई है और महंगी तरीन गाड़ियों में अपना सफ़र कर रहे होते हैं। सही कह रहे हैं कि महंगी तरीन गाड़ियों में ये लोग सफ़र कर रहे होते हैं। आवाम के लिए जो है ना वो रिलीफ की सूरत हाल कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती है और ये मामला थ्रू आउट चल रहे होते हैं और ये इसी तरीके से चलते हैं। लेकिन ये स्मॉल रिलीफ जो है ना वो आवाम की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इससे आवाम जो है उनका थोड़ा सा मोराल ही बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे मुल्क में जितनी है, हमारे मुल्क में जितनी बेरोज़गारी है, हमारे मुल्क में जितनी परेशानी है, उसके बाद जो है ये छोटे छोटे स्मॉल रिलीफ जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो काउंटेबल होते हैं। अच्छा जनाब, क्योंकि अब LPG की जो कीमतें हैं उनमें आपने देखा होगा कि वो डिक्रीज़ हुई हैं, तो इस हवाले से भी जो है वो हम मज़ीद भी आगे बात करेंगे इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर। लेकिन अभी वक्त यहाँ हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद फिर जब वापस आएंगे तो फिर दीगर टॉप स्टोरीज़ भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब बात कर रहे हैं हम आज कि जी कीमतें जो हैं वो कम हो गई हैं, इसी तरीके से LPG और इसी के साथ साथ जो है वो पेट्रोल प्राइसेस भी कम हुई हैं और आवाम जो है बड़े खुश हैं इस हवाले से। अशरफ भाई आप भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराने वाली बात है, जब पेट्रोल प्राइसेस कम होते हैं ना तो फिर सारी चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो अल्टीमेटली कम हो जाते हैं, चाहे वो स्किन की प्रोडक्ट्स हों या फिर वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, वो ग्रॉसरी हो, सब सुकून में आ जाते हैं। जी अशरफ भाई। नहीं, देखा जाए 2 रुपये पर लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता किया, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि अगर हम देखें जो ये 15 दिन बाद हम प्राइस लेते हैं, 15 दिन में इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरिजन दूं तो बहुत ज़्यादा गिरी है सही खाम तेल की कीमत। तो रिलीफ मिलना चाहिए था। इससे पहले भी रिलीफ था, जो मैंने खबर दी थी 12 से 14 रुपये की थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने वो हमने लास्ट टाइम 15 दिन पहले जब दिया था कि उसकी हाईवे जो बनाना है बलूचिस्तान में N25, उसके लिए वो कहा कि अब आवाम को ये बोझ उठाना पड़ेगा। तो 13-14 रुपये पर लीटर का वो रिलीफ था, वो भी नहीं मिला था, अनचेंज रखी थी। इस दफ़ा इंटरनेशनल मार्केट में और नीचे आ गई। तो मेरे हिसाब से जो अब एक महीने में जो प्राइसिंग बन रही है, मेरे हिसाब से पर लीटर पेट्रोल इस वक्त जो है 18 से 20 रुपये सस्ता हो जाना चाहिए था, जो कि पहले हमने रोक दिया था। अभी इन्होंने 2 रुपये किया, अभी भी इनके पास जगह थी। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन का है इशू कि कहाँ से करें ना। अगर ये रिलीफ मिलता तो आवाम जो है ना उसको उसके जेब पे बोझ कम हो जाता, तो मैं ज़्यादा मुस्कुराता। क्योंकि मेरा भी बोझ कम होता, लोगों का भी कम होता बोझ, किराए कम होते। तो ये बहुत सारा होता है, पूरा सिस्टम पे इसका असरात होता है। अब गवर्नमेंट जो फैसले करती है उनको जो सारी फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको देती है ब्रीफिंग, लेकिन अगर ये बड़ा रिलीफ अगर आवाम को मिलता ना तो कॉस्ट उसकी कम होती है, जो बजटिंग है उसकी जेब पे बोझ कम हो जाता, जेब पे जो बोझ है वो कम हो जाता है। अच्छा जी, एक और कब तक उठाना पड़ेगा आवाम को? ये तो भाई अब हुक्मरान बता सकते हैं भाई, ये बोझ आवाम को कब तक उठाना पड़ेगा, क्योंकि बोझ तो है और पेट्रोल प्राइसेस अगर बढ़ जाएं तो बोझ है। लेकिन अभी बहुत अच्छी बात यह है कि पेट्रोल प्राइसेस भी कम हुए हैं और LPG भी कम हुई है, और अल्लाह करे जो सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस भी कम हो जाएं और सारी जो ग्रॉसरी स्टोर्स के ऊपर जो है ना बाकी चीज़ों पे, बाकी अशिया पे भी प्राइसेस कम हो जाएं। अच्छा जी, चले अब एक और अहम इशू और आज के दिन के हवाले से बात करते हैं हम, जिसको मे डे भी कहा जाता है, यानी यौम मई, आलमी मज़दूरों का दिन। यानी कि दुनिया भर में आज पाकिस्तान समेत मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, ये जो खबर है ये कुछ इस तरीके से है भाई कि आज ओवरऑल जो है वो आम तातील भी है और महंगाई, बेरोज़गारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मज़दूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में है और मज़दूरों के दिन पर भी बग़ैर आराम काम
करने में मशगूल है। अच्छा, बहुत सारे आज ऐसे मजदूर हैं, बहुत सारे आज ऐसे वर्कर्स हैं जो कि डेली वेजेस के ऊपर होते हैं और वो आज भी बेचारे काम की तलाश में होते हैं, क्योंकि वो आज काम पर जाएंगे, घर जाएंगे तो फिर वो पैसे लेके जाएंगे तो उनके घर का चूल्हा जलेगा ना। तो आप सोचें कि जिनका दिन मनाया जा रहा है वो मजदूर भी आज काम पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में कौमी सतह पर यौम मजदूर मनाने का आगाज़ जो है वो 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुआ था और इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियों का जो है वो इनेकाद किया जाता है। तो आज मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में भी ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस होगी। बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें कानूनी माहिरीन, जजेस और ILO के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक होंगे। तो आज दुनिया भर में मज़दूरों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। अशरफ भाई, मैं चाहूँगी कि हम मज़दूर डे के ऊपर डेफिनेटली बात तो ज़रूर करते हैं, हम आज के दिन इनकी अहमियत को उजागर तो करते हैं कि इनके राइट्स क्या होने चाहिए, इनको एक महफूज माहौल मिलना चाहिए, बट इटसेल्फ मज़दूरों को क्या पता होना चाहिए, किसी जो लेबर वर्क से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या इस तरह के काम पे जाने वाले लोग हैं, उनको अपने बारे में पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा देखिए सबा, इस मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। ना हम देते हैं ना देना चाहते हैं। सही। अगर हमने सही तरीके से राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी तो सनअतकार फंस जाएगा। हुकूमत ने कह दिया मिनिमम वेज जो है वो जारी कर देती है, लेकिन आप ये देखें ना कि हुकूमत बजट बनाती है तो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह फ़ौरन से 15% 20% बढ़ा देती है। सही। लेकिन ये हुकूमत का काम है कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी कहे कि उसके भी 15-20% बढ़ाए महंगाई के हिसाब से। आपकी महंगाई 40% तक गई, प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी ने नहीं बढ़ाई। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसके मालिकान दोनों हाथों से कमा रहे होते हैं ना। जो सनअतकार की मैं लेट सपोज बात करूं तो आप ये देखें, हम यहाँ कुरंगी इंडस्ट्री एरिया में यहाँ 4000 सनतें हैं, 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं कराची में और 24,000 सनतें हैं, लाखों लोग यहाँ काम करते हैं। अब मैं बताऊँ कि एक सिर्फ सिंध का इदारा है सासी, सिंध सोशल जो वर्कर्स के लिए उनका वो है, तो वहाँ आप सोचें कि पूरे सिंध से, कराची से नहीं पूरे सिंध से इनके जो कमिश्नर हैं उनसे बात होती रहती है, वो आज आए हुए भी हैं। तो उसमें ये है कि 7,80,000 लेबर जो है रजिस्टर्ड है। कितने? 7,80,000, जिसमें से 1.5 लाख रेस्ट ऑफ सिंध है, बाकी जो है वो कराची से। अब इनका क्या है कि जो बंदा जैसे अब आपकी कोई फैक्ट्री है, अल्लाह करे हो, आमीन सुम्मा आमीन, बिल्कुल मैं चाहती हूँ मेरी दौलत जो है वो बढ़ जाए, मेरी फैक्ट्रीज भी हो और बहुत सारे घर भी हो, गाड़ियाँ भी हो। और फिर अशरफ भाई जो है वो सवाले से खबर दे रहे हो जी, ये बताएं सबा शेख के पास इतना पैसा कहाँ से आया? वो देखें सबा शेख जो है वो जो एक रखा है, तो उसने क्या रखा हुआ है, एक लेबर रखी हुई फैक्ट्री में, उसको मिनिमम वेज दे रही है 37,000 रुपये। अब 37,000 रुपये दे रहे तो उस पर आपको मंथली उसकी सेविंग यानी उसकी सेफ्टी के लिए 2,220 रुपये पे करना है। वो किसको? एम्प्लॉयर को, जिसने नौकरी पर रखा हुआ है उसको देना है, ताकि उसकी सेफ्टी के लिए। अब आप देखें एक इंडस्ट्री में जो लेबर काम कर रही है 2,200 अगर फैक्ट्री का मालिक देगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट है। अब उसकी जो ऑडिट होती है, बेनिफिट नंबर 1 जो है उसकी हेल्थ केयर है पूरी फैमिली का। मैं लेबर हूँ, आपके पास काम कर रहा हूँ और ठीक है आपने मुझे रजिस्टर्ड करा दिया, मंथली आप 2,220 रुपये दे रहे हैं और मेरे बीवी बच्चे मेरी माँ बाप सब उसमें हेल्थ केयर में रजिस्टर्ड हैं। ये किसी को नहीं पता, आप पूछें जाके पूरे लेबर से, ये हमेशा उनको बताता हूँ। मगर ये है कि वो कौन कराए रजिस्टर्ड, वो एम्प्लॉयर क्यों अपने ऊपर पैसे लेगा। दूसरी बात क्या है, इनका एक कार्ड बनता है जैसे मजदूर कार्ड दें, इनके अपने जो है ना अस्पताल हैं और वो अस्पताल के अलावा जो प्राइवेट अगर किसी को रेफ़र करना होता है उसको भी कर देते हैं, यानी पूरी फैमिली जो है सेफ एंड सिक्योर होती है हेल्थ के मामले पे। इसके अलावा क्या होता है कि अब जैसे कोई काम कर रहा है लेबर और वो इंतकाल कर गया, अब उसकी वाइफ जो है इद्दत में चली गई, चलो उसको पैसे चाहिए, उसके लिए भी उनको जो है सपोर्ट फंड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। मिनिमम वेज का एक जो मिनिमम वेज है उसका एक परसेंटेज होता है जो कि पेंशन की मद में उसको देते हैं कि भाई आप अपना घर चला लें। अब ये आप बताएं, अब इसी तरीके से अब ये तो मैंने बताया एक सूबाई गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट की बात की कि उसका एक जो सासी है वो क्या कर सकता है। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट का है आपका EOBI, एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट, जैसे कि सरकारी मुलाजमीन बड़ी मुश्किल से रिटायर्ड होता है, अगर हो जाए तो एक फिक्स उनको पेंशन मिल रही होती है। प्राइवेट सेक्टर से जो 60 साल के बाद रिटायर्ड होता है उसको भी पेंशन मिलती है। उसके लिए क्या होता है कि EOBI में रजिस्टर्ड कराना होता है। अच्छा। और उसके हर मंथली जो है ना आपकी उसकी जो पेमेंट है वो कटती है, यानी कि मेरी अगर तनख्वाह है उसमें से मेरा जो एम्प्लॉयर है जिसने मुझे नौकरी दी हुई होगा 400 रुपये काट रहा है तो मैं 80 रुपये देता हूँ, तो 480 रुपये
मेरा मंथली जा रहा है। अब उसके बाद बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे जब मैं रिटायर्ड होता हूँ 60 साल का होता हूँ तो मुझे 10,000 रुपये मंथली मिलता है प्राइवेट सेक्टर में भी। सही। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अगर आप जाएं किसी भी इदारे में नहीं पता है। नहीं पता। अब ये किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है या मेरा काम है? गवर्नमेंट को जब इतने सारे इश्तिहारात, बस लिया है तो आप इश्तिहारात, साइकिल लिया है तो इश्तिहारात, कार्ड दे रहे हो तो इश्तिहारात, तो ये जिस मुल्क को चला रहे हैं ना मजदूर है। सही। वो मजदूर अगर काम कर रहा है तो ये मुल्क चल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मजदूर काम कर रहा है तो ये मुल्क चल रहा है, वरना तो डेफिनेटली किस तरीके से अगर आप देखें मईशत में भी इन लोगों का बड़ा अहम किरदार है। चलिए जी, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद टॉप स्टोरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं मजदूर डे के हवाले से, और लेबर्स को अपने राइट्स ज़रूर पता होने चाहिए। जिस तरह से अशरफ भाई ने भी बात की थी कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। खुर्शीद भाई, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि लोगों को अगर अपने राइट्स के बारे में पता हो तो वो अपनी मुश्किल, बहुत सारी मुश्किल आसान कर सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जिस तरह आज यौम मजदूर डे मना रहे हैं, तो आप देखें आज भी कराची की बेशतर जो चौराहे हैं और चौरंगियाँ हैं वहाँ पर मजदूर आज भी अपनी दिहाड़ी के लिए बैठे हुए हैं। और शिकागो में ये दिन शुरू हुआ था जब कत्लेआम हुआ मज़दूरों का, उसके बाद से आज तक ये दिन मना रहे हैं। और इस पर एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा कि उस बूढ़े की बेटी की हथेली हमेशा खुश्क रही, उस बूढ़े की बेटी की हथेली हमेशा खुश्क रही, जो बूढ़ा दिन भर बाज़ार में बेचता था हिना। तो देखें ये मज़दूरों की वजह, अशरफ साहब ने बिल्कुल ठीक वजह फरमाया कि मज़दूरों की वजह से ही इस मुल्क की सनतें चल रही हैं, इस मुल्क के इदारे चल रहे हैं, इस मुल्क की सड़कें बन रही हैं, मवासलाती निज़ाम बन रहा है। और मज़दूर ही है जिसके खून पसीने से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को दवाम मिलता है। सही। और बदकिस्मती से उस इतनी मेहनत के बावजूद उसको जो उसकी उजरत है वो नहीं मिल पाती। सिंध गवर्नमेंट ने एक उजरत तय की कि मज़दूर की उजरत ये होनी चाहिए, उस पर भी जो है इत्तफाक नहीं है। आज मुझे बताएं सबसे जो पिसा हुआ तबका है वो इस वक्त मज़दूर है। सही। उसको वो अपनी जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की जानिब से वो उसे नहीं मिल रही, सिंध गवर्नमेंट की उसको लाइबिलिटीज़ नहीं मिल रही, इदारे अपनी लाइबिलिटी नहीं दे रहे। तो सबसे पिसा हुआ तबका मज़दूर, मैं समझता हूँ उसके ऊपर हुकूमत आज बड़े बड़े सेमिनार्स करेगी, बड़े बड़े जजेस को बुलाएंगे और ILO के नुमाइंदे इस पर ख़िताब करेंगे। आज के बाद सब कुछ चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर पूरे साल मज़दूर जो है वो इसी तरह उस चक्की के अंदर पिसता रहेगा और अपना खून पसीना इस मुल्क की धरती को देता रहेगा। वो तो अपना खून पसीना इस मुल्क को दे रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है हमारे जो अशराफिया है और हुकाम बाला हैं, फिर जो उसका मुक़्तदर जो हल्के हैं, वो इस बात पर क्यों गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते कि इस मुल्क की जो मज़दूर है, इस मुल्क का जो लेबर है, उसको सहूलियात देनी चाहिए, उसको उसके बच्चों का ख्याल करना चाहिए, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसकी सेहत, उसके बच्चों की स्कूलिंग, इस बात का ख्याल क्यों नहीं किया जाता है? बस सिर्फ ये बातों की हद तक है और बजट में भी इसका एक हिस्सा मख्तस होता है, लेकिन वो नहीं मिल पाता। होने के लिए होता है। मैं बताऊँ, अभी मेरा दोस्त यहीं पाकिस्तान में काम कर रहा था, IT एक्सपर्ट था, IT हेड भी रहा, एक प्राइवेट बैंक में IT हेड था। हम ऐसे ही बैठे हुए थे, उसके पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा भाई उसने घर बेचा, मतलब उनका फैमिली घर था, घर बेचा, बीवी बच्चों को लिया। इस वक्त राइट नाउ वो कनाडा में 1 साल हो गया है। और सबा वो जो एक IT की जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो है ना उसका, अब वो वहाँ पे काम कर रहा है पाकिस्तानी कनाडा में। अब वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप यकीन करें, जो मुझे बताता है ना जो बेनिफिट्स हैं, गाड़ी की पार्किंग से लेके जो सारी चीज़ें, जाना, बर्फ़बारी हो रही है क्योंकि कनाडा में बर्फ़बारी भी होती है, बारिश हो रही है, आप गीले हो गए। जो यहाँ सरकारी लोगों को जो अय्याशियाँ हैं ना, वहाँ प्राइवेट सेक्टर में दी हुई है, और उसको अगर आपने बाईपास किया तो सू कर सकते हैं। आपको हर तरीके से सहूलत देनी है। किसको? एम्प्लॉयर जिसने नौकरी दी है, वो वहाँ काम कर रहा है तो उसकी वजह से वो फैक्ट्री चल रही है भाई। अब वही इस मुल्क में, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, इन सब में होता है। नहीं होता तो इस मुल्क में नहीं होता। हम बातें तो करते हैं, मगर मुझे अफसोस होता है जब भी मैं सनतकारों के पास जाता हूँ, उनको यही बोलता हूँ, देखें वो जो मजदूर है ना, तो आप उसकी वजह से खड़े हुए हैं। अब वो मजदूर को आप उसका हक दे दें ना यार। अगर आप उसको ईद पे या दूसरी चीज़ पे या उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसकी तनख्वाह तो इतना दो कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, खिला सके। अभी आप सोचें कि जो सूरत हाल है हमारे यहाँ 40,000 मिनिमम कर लेते हैं, 37,500 रुपये हम 40,000 लेते हैं। 40,000 में क्या घर चल सकता है? बिजली का बिल देखें आप, गैस का बिल देखें आप, सौदा देखें आप, बच्चों को पढ़ाना है आप देखें, आना जाना देखें, कहाँ से करेगा भाई? तो आप इसके ऊपर अमल दरामद कराएं। लेबर डे बना के बंद करने से कुछ नहीं होगा, ये सब ड्रामे हैं। आपको काम करना है तो हुकूमत
वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतें बैठें और देखें कि क्या मसला है इसका, कि जो लेबर है जो इस मुल्क को चला रही है, सब कुछ उसका सब सारा काम हर जगह पे, हाँ। तो वहाँ पे उनको बेनिफिट दिया जाए, उनकी जो कम से कम एक जो तनख्वाह है। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ हमेशा से, जो मुझे मतलब समझ में नहीं आता है, हाँ। सरकारी मुलाजमीन के तो भाई वारे हैं ना, जब बजट आएगा 15%, 20%, ओ भाई मेरे टैक्स का पैसा है, इनके ये तो नहीं कमा रहे हैं मेरी सही, बिल्कुल हाँ, तो ये है कि इनको एक सपोर्ट करें, मजदूर को मजदूर डे मनाएं, लेकिन उनके लिए कुछ काम भी मजदूर डे ज़रूर मनाएं, लेकिन मजदूरों को ज़रूर सपोर्ट करें। खुर्शीद भाई और अशरफ भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपका बेहद शुक्रिया। शो में यह वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर से एक दफ़ा फिर से बात करेंगे मजदूर डे के हवाले से। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो आज दुनिया भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन की जो अहमियत है वो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मज़दूर किसी भी मुआशरे का बहुत की फैक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और ये मज़दूर वो मज़दूर होते हैं कि जिनके बारे में इससे पिछले वाले सेशन में भी हम यही बात कर रहे थे कि आज इन लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है जो कि लेबर वर्कर्स हैं, बट दे स्टिल वर्किंग टुडे। वो आज भी काम कर रहे हैं और आज भी वो अपने अपने कामों के लिए मसरूफ़ हैं और उन्हीं लोगों का ये आलमी दिन है। ये एक बड़ा अलमिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डिलीवरी जिसके मुलाजमीन होते हैं ना, जब ये घर जाते हैं तो इन्होंने अपनी साथ जो है वो रोज़ी रोटी लेके जाना होता है, इन्होंने खाना लेके जाना होता है, इनके घर के चूल्हे इनके रोज़ाना काम करने की वजह से चलते हैं। इनको काम पर किस तरह का माहौल दिया जा सकता है, क्या तहफ़्फ़ुज़ इनको दिया जा सकता है, क्या इनके लिए बेहतर इक़दामात किए जा सकते हैं, इनके अपने राइट्स क्या हैं, इनके क्या हुकूक हैं, इस हवाले से बात करने के लिए आज शो पे हमें ज्वाइन किया है मियादाद रोजो साहब ने, जो कि कमिश्नर हैं सेसी के, और हमारे साथ हैं ज़फ़र खान साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी लेबर यूनियन पाकिस्तान स्टील मिल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सर ये बताएं कि खुद भी आप इस सारी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हैं, क्या राइट्स होते हैं मज़दूरों के और किस तरीके से इनकी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि हम यही देखते हैं यूजुअली कि मज़दूरों के हुकूक़ के हवाले से बात तो बहुत होती है, बट पीपल आर फेल टू इम्प्लीमेंट, वो उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते। देखें, ये तो जो आज का दिन है वर्ल्ड लेबर डे जी, वो हम इसीलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं कि जो शिकागो में इंसिडेंट हुआ था 1886 में जी, जिसमें जो प्रोटेस्टेंट थे लेबर, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि हमारे वर्किंग आवर्स फिक्स किए जाएं। सही, हमारे वर्किंग आवर्स प्रोलॉन्ग ना हो, अगर प्रोलॉन्ग है तो हमें रेम्यूनरेशन भी उतना चाहिए, ठीक है, उजरत भी हमें इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनको मारा गया और उसके बाद दुनिया में एक अवेयरनेस क्रिएट हुई कि जी दिस इज़ अ जेन्युइन डिमांड। फिर जर्मन में कानून पास हुए और 3 तरह के उन्होंने कानून पास किए। एक उन्होंने किया कि जी वर्किंग कंडीशंस और जो हेल्थ है वो ठीक हो। दूसरा, इमरजेंसी में अगर कोई इंजरीज हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाएं, तो उसमें उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन होना चाहिए। और तीसरा था ओल्ड एज में जब वो एक्टिव नहीं है, जैसे अभी आपने फरमाया कि जी वो डेली वेजेस पे होते हैं, घर जाते हैं तो चूल्हा जलता है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट फिर उनका क्या होगा? ठीक है, इन तीनों में उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की एश्योरेंस दी गई। पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन बहुत लेट आई, ठीक है, ये 1965 में सोशल सिक्योरिटी के हवाले से जी मज़दूरों को जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया पाकिस्तान में, जो प्रेसिडेंट अयूब का दौर था जी, तो उसके बाद उन्होंने मज़दूरों पे काम किया ठीक, और ये सेसी भी उसी तसलसल का हिस्सा था। और ये 1970 में इस्टेब्लिश हुआ। सही, पर्पज़ यही था कि मज़दूर जो बेचारे मिनिमम वेज लेते हैं, ठीक है, अगर उनके घर में एक फ़र्द बीमार हो जाए तो वो तो उनकी कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने अभी भी मिनिमम वेज अगर 37,000 है तो घर में एक फ़र्द बीमार हो जाए तो वो क्या कर सकता है? खाना खाएगा, उसका ट्रीटमेंट कराएगा। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम दिया गया है ताकि उनकी पूरी हेल्थ केयर हम कर सकें, उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिली की, और इन केस ऑफ एलमेंट, इंजरी या डेथ हम उनको सर्वाइवल बेनिफिट दे सकें ताकि वो गुर्बत की लकीर से नीचे ना आए। ठीक है, बाकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज़फ़र साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए आज के दिन की मुनासबत से आप क्या बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि मज़दूरों के जो राइट्स हैं वो उनको पता है या नहीं पता है, या फिर ये जो मज़दूर तबका काम करता है इनकी मुश्किलात क्या हैं, इनके घर वालों की क्या मुश्किलात होती हैं, और जिस तरीके से ये काम करते हैं क्या इनकी जो सैलरीज़ हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं वो जस्टिफाइड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का जी। पीतल की बालियों में बेटी ब्याह और बाप काम करता था सोने की कान में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अल कासिब हबीबुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहनत कश जो है वो अल्लाह का दोस्त है।
लेकिन आज लेबर डे, जो आज का दिन मजदूर के नाम से हमने जो है वो तातील की हुई है, मजदूर के अलावा सब छुट्टी पर है, सब छुट्टी पर, सब आराम कर रहे हैं, बिल्कुल, अलावा मजदूर के। मजदूर वही दिहाड़ीदार आज भी अपने काम के लिए, अपनी दिहाड़ी के लिए आज भी जो है वो रोडों पे निकला हुआ है, बैठा हुआ है, अपने काम के ऊपर जो है वो गया हुआ है, और उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आज उसका दिन है और आज जो है उसे छुट्टी करनी चाहिए। उसको तो रोज़ी चाहिए, उसको तो रोटी चाहिए अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए। हमारे यहाँ कवानीन तो हैं, इदारे तो हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। सही। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो एक फिगर दी जाती है वो ये कि 8.5 करोड़ मजदूर और किसान हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो हमारे यहाँ इदारे हैं, ये EOBI के सेसी का सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, फिर जो है ये जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है, इनके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो उस लिहाज से बहुत ही मामूली है। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेसी के अंदर जो है वो 9 से 10 लाख रजिस्ट्रेशन है, और जो है वो EOBI के अंदर जो है वो यानी ये बढ़ जाती है, और यानी ये समझ लीजिए कि ये जो है 30 से 40 लाख के दरमियान जो है ये तादाद है। अच्छा, इनफॉर्मल जो सेक्टर है, अब माइंस के मजदूर हों, भट्टा मजदूर हों, और इस तरह के जो ये दिहाड़ीदार जो मजदूर हैं, ना उनको कोई अवेयरनेस अपने हवाले से है, और ना उन्हें किसी तरीके की अवेयरनेस ना मजदूर तंजीमें दे पाती हैं, ना फेडरेशन दे पाती हैं, ना हुकूमत दे पाती है, ना हुकूमत के इदारे दे पाते हैं, ना उस तरह के वो कोई जो है वो कोई मुहिम या कैंपेन कर पाते हैं कि इनको हम रजिस्टर्ड करें, इनको भी जो है वो ये फैसिलिटीज़ जो है वो इनको हासिल हो जाए। इसके लिए अभी तक कोई जो है वो इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो किसी तरफ से भी नहीं है, और मैं तो खुद ये कहता हूँ कि इसमें सब जिम्मेदार हैं ना, हुकूमत से लेकर और वो मजदूर तक सब के सब जिम्मेदार हैं। सही। तो आज भी मसला सिर्फ ये है कि अगर इन कवानीन पे जो बने हुए हैं इन पर अगर अमल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर मजदूर का किसी हद तक मसला हल होगा। मजदूर के साथ तो अलमिया ये है कि इसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो तक नहीं दिया जाता, काम कर रहे होते बड़ा हैं। अलमिया ये है कि मतलब आप जब कोई आपको ओन करता है, जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो वो इंडोर्स करते हैं कि आप हमारे लिए काम करते हैं, आप हमारे वर्कर्स हैं। बट जो सबसे बड़ा अलमिया है ये लेबर वर्कर्स का, ये अलमिया है कि इनको तो इंडोर्स भी नहीं करते, ये जहाँ से तनख्वाह लेते वो भी इनको ओन नहीं करते, वो भी इनको कहते हैं ठीक है ये आपके तो डेली वेजेस की तनख्वाह है, एंड यू नो इट्स योर सैलरी, लेटर दे दिया जाए तो उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन होती है कि आपकी ये मरात हैं, आपकी ये सैलरी है, आपकी ये जो है फवायद हैं, तो वो लेटर भी नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि मिनिमम वेज तो 37,000 कर दी गई, राइट, लेकिन कितने इदारों में इस पर अमल हो रहा है? सही, बहुत कम तादाद ऐसे कारखानों की और फैक्ट्रियों की है और कंपनियों की है कि जहां इसके ऊपर अमल हो रहा हो। फिर ये है कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जहां 6-6 महीने मजदूर तनख्वाह के लिए जो बेचारा जो है वो एहतिजाज कर रहा होता है, मुजाहरे कर रहा होता है, उसके लिए प्रेस क्लब पे जा रहा होता है। दीन में तो कहते हैं कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत जो है वो दे देनी चाहिए। बेशक, बिला शक, ये तो आप देखिए कि ये कहा गया हमारे दीन, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब आप देखें ना कि वैसे चैरिटी के नाम पर तो बहुत कुछ इधर उधर दे देंगे, लेकिन जो उनके ताबे, उनके अंडर में, उनके इदारे में, उनके कारखाने में जो काम करने वाला मजदूर है, उसकी जो यानी ये कि कम से कम उसको सेसी में और ये जो है वो EOBI के अंदर ही रजिस्टर्ड करा दें। हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छा सनतकार है। देखें, आजिर और अजीर ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, इन दोनों का जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा, ये दोनों एक उसके अंदर रिदम में नहीं चलेंगे, तो उस वक्त तक जो है वो कोई इंडस्ट्री, कोई इदारा जो है वो अच्छे अंदाज से नहीं चल सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं चल सकता। इसलिए हम तो ज़रूरत इस बात की महसूस करते हैं कि मजदूर को भी अपने इदारे से, अपनी कंपनी से, अपनी फैक्ट्री से मोहब्बत करनी चाहिए कि वो चलेगी तो उसको रोजी रोटी मिलेगी, उसको तनख्वाह मिलेगी। और इसी तरीके से हम आजिर को भी कहते हैं कि चाहे आप चैरिटी के हवाले से जो है वो नामो नमूद के लिए चाहे आप खर्चा ना करें, लेकिन जो आपके इदारे के अंदर काम कर रहा है उसको कम से कम काइंडली अपॉइंटमेंट लेटर दे दें और उसको सोशल सिक्योरिटी और
जो है EOBI के अंदर जो है रजिस्टर्ड करा दें। EOBI में रजिस्टर्ड, EOBI के अंदर जो है एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट। अच्छा सर, ये EOBI और जितनी अपनी सोशल वेलफेयर, जितनी भी आपने ये चीज़ों का नाम लिया, जितनी भी ये कैंपेन है या जितनी भी ये इनकी सहूलत के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, ये यहाँ पर भी इनकी रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल होती है? मैंने बताया ना कि 8 करोड़ मजदूर और किसान हैं, 8 करोड़ से जाहिर, और उसमें से 30 से 40 लाख जो है EOBI के अंदर रजिस्टर्ड है, सही, और 9 से 10 लाख जो है वो सेसी के अंदर रजिस्टर्ड है। यानी आप अंदाजा करें कि ये आटे में नमक के बराबर तादाद है। बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करते हैं सर, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। रोजर साहब की जो है वो डिटेल में जो हम डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक टू इंटरनेशनल वर्कर लेबर डे के ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से आप अपनी डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे इनके राइट्स के हवाले से और रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जैसे जफ़र साहब ने कहा और आपने भी, इनकी रजिस्ट्रेशन मुश्किल नहीं है। हाँ, जो भी सरकार कानून पास करती है जी उस जी पे जो अमल दरामद हम करते हैं तो इट्स ट्राइपार्टाइट, सही, ठीक है। इसमें सरकार का रोल होता है, जो ओनर होता है एस्टेब्लिशमेंट का, फैक्ट्री का, मिल का, उसका रोल होता है, और मजदूर का भी, तीनों का होता है। जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार है वो ये है कि जी जो ओनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने यूनिट को रजिस्टर कराए, और उसके पास जितने भी मजदूर हैं जो मिनिमम वेज ड्रा करते हैं, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सबकी रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसका 6% मिनिमम वेज का देगा, जो कि आज के दौर में 37,000 के हिसाब से 2220 रुपये बनता है, ठीक है। उसके बदले में सेसी क्या करता है? सेसी इनकी पूरी फैमिली, उनके पेरेंट्स को फुल मेडिकल केयर देता है, ठीक है। एवरी ट्रीटमेंट जो हमारे पास, जो हमारे हॉस्पिटल्स का बड़ा नेटवर्क है, जो वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट नहीं होता तो प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। उस पर भी जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट है, हम नहीं करते, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं। उसमें कितना भी खर्चा है, 1 करोड़ भी खर्चा है तो भी बियर दी एक्सपेंसेस, और वो मजदूर को कुछ नहीं देना पड़ता, ठीक है। इसके अलावा उनको बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर इद्दत में है खातून, वो काम पे नहीं जा सकती, तो हम जितना वक्त वो इद्दत में होगी तो मिनिमम वेज देते हैं हमें, ताकि इनकी किफ़ालत हो सके। या अगर वो उनको प्रेग्नेंट है, नहीं जा सकती काम पे, उस दौरान भी हम मिनिमम वेज देते हैं, ठीक है। या मजदूर की इंजरी हो जाए, पार्शल इंजरी हो जाए, तो हम अकॉर्डिंगली उनको कंपेंसेशन करते हैं। खुदा न खास्ता एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो सर्वाइवर पेंशन देते हैं उनकी फैमिली, सही, जो कि उनकी रिटायरमेंट तक उनको चलती है। हाँ। अच्छा, इशू कहाँ आता है? जो फैक्ट्रीज जिनका अपना कंप्लायंस ऑडिट होता है, जिनके अपने सिस्टम्स है, वहाँ 100% वर्कर्स रजिस्टर हो जाते हैं, सही। इशू वहाँ आता है जहाँ कंप्लायंस ऑडिट नहीं होता। सेठ के पास 5000 मजदूर हैं, सही, तो जब हमारे सेसी के बंदे अप्रोच करते हैं तो उनको वो कहता है कि जी मेरे 100 बंदे रजिस्टर कर दें, सही, और नहीं करें। अच्छा, आजकल तो इन्होंने, जैसे जफ़र साहब ने कहा कि ये रिटन में एग्रीमेंट नहीं करते, कंफर्म जॉब्स नहीं देते, जी जी, पहले ये इनकी कंफर्म जॉब्स होती थी, अब उन्होंने मोड चेंज किया है कि हर 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करते, सही। फिर जब सेसी के एम्प्लॉइज जाते हैं उनको कहते हैं ये तो हमारे पास परमानेंट नहीं है, 3 दिन इधर काम किया, फिर कहीं और चले जाते हैं, तो हमारे लिए मसाइल है, हम उनको रजिस्टर नहीं करा सकते, नहीं करा, लेम एक्सक्यूजेज देते हैं, सही। इसमें सबसे जो वर्स्ट अफेक्टेड है ना, वो सिक्योरिटी एजेंसीज, ओके, ठीक है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो 12-12 घंटे काम करते हैं, जो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनको मिनिमम जो वेज है, उजरत है, वो भी नहीं मिलती, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती सेसी के साथ, EOBI के साथ। और इनसे भी जो वर्स्ट पिसा हुआ तबका है वो है जो ईंटें बनाते हैं, भट्ठों पे काम करते हैं, न उनको अपने राइट्स का पता है, न उनके साथ रिटन एग्रीमेंट्स हैं, उनकी तो जो अबतर कंडीशन है गुलामी की, उसमें गुजारे, जो प्री इस्लामिक दौर में बनी थी। न उनको पीने का साफ़ पानी है, न उनको सेहत की, न तालीम की सहूलतें। वहाँ आपने सिस्टम्स का पता है नहीं, वो पेशगी देते हैं, कर्ज जिसे कहते हैं एडवांस। वो एडवांस अगर लिया उसकी फैमिली ने, उसकी पूरे नस्लें वो एडवांस वापस करते करते उनकी गुजर जाती है। इन ह्यूमन कंडीशन में उनको रखते हैं। हमें इन भट्ठों को एज इंडस्ट्रियल यूनिट से रजिस्टर करना चाहिए, और उनके साथ साथ इनको सारी सहूलतें देना चाहिए। वर्कर्स नहीं आते, न इनके साथ रिटन एग्रीमेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ दी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं भट्ठों में, उनके CNIC भी नहीं बने। अच्छा। जब CNIC नहीं बनेंगे तो गवर्नमेंट की किसी भी फैसिलिटी को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो आवर प्रायोरिटी शुड बी कि जी इन भट्ठों को रजिस्टर करें, सही, और इन लोगों को सहूलतें दें। जैसे हमने माइनिंग इंडस्ट्री का भी जिक्र किया,
माइंस में भी लोगों के साथ इस तरह की माइंस जो इंडस्ट्री है ना, जो माइनिंग इंडस्ट्री है ज़फ़र साहब, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। ये इंडस्ट्री जो है ना, इसमें आप देखें जिस तरीके से अभी आप शुरू में शेयर पढ़ रहे थे ना कि वो काम तो उसी सोने की दुकान में कर रहा है, लेकिन पीतल की बालियाँ जो है उसकी बेटी को भी नहीं मिल रही। तो इसी तरीके से ये जो माइंस इंडस्ट्री में जो लेबर काम कर रहा होता है, इनको तो मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि शायद इनके राइट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। जी जी, बेशक जो दूसरे मजदूर बिल्डिंग्स में या दीगर चीज़ों से एसोसिएटेड हैं या उनके लिए काम करते हैं, ये तो बेचारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहे होते हैं और जान हथेलियों पे रखी होती है इन लोगों ने। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना जी, माइंस लेबर की और भट्टा मजदूर की, ये समझ लें कि एक भट्टा जो है वो एक बेकार कैंप है। एक माइन जो है वो एक बेकार कैंप है जी। वहाँ पर उनके जो राइट्स हैं उनकी किसी को कोई परवाह नहीं है। वो पता नहीं दूर दराज इलाकों से आकर जो है सैकड़ों और हजारों फीट नीचे जाकर कोयला निकाल रहे हैं या मादनियात निकाल रहे हैं। कभी जो है वो ज़मीन बैठ जाती है, कान बैठ जाती है, वहीं उनकी लाशें तक नहीं मिलती, निकालना तक मसला हो जाता है। लेकिन उसके आए दिन खबर आती है कि सुरंग के अंदर जो है वो धमाका हुआ, इतने कानकून, इतने लोग जो है वो जहाँ बहक हो गए, दब गए और ये हुआ। रियली सैड। मैंने जब भी कभी होता है ना कि हर एंकर का अपना होता है कि वो ब्रेकिंग्स आ रही होती है, मुझे हमेशा जो सबसे ज़्यादा पेनफुल ब्रेकिंग लगी है अपने पूरे करियर में, वो सबसे ज़्यादा ये पेनफुल लगता है कि वहाँ कानकून काम कर रहे थे, धमाका हुआ और वो हलाक हो गए। ये दिस इज़ रियली सैड। ये वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है और बहुत लाइफ जो है ना आपकी पूरी रिस्क पे लगी होती है। लेकिन मैं आपको ये तक बताऊं कि हम माइंस लेबर और भट्टा मजदूर की जो बात कर रहे हैं और वाकईतन इनसे ज़्यादा मजलूम कोई नहीं है। सही। लेकिन आजकल तो शहरों के अंदर भी आप ये देखिए कि पाकिस्तान स्टील इस शहर का एक बड़ा इदारा था, है इस मुल्क का बड़ा इदारा था। अभी रमज़ान से चंद दिन पहले वहाँ से जो है वो 1300-1400 मजदूर निकाले गए, उससे पहले हज़ारों निकाले गए। अच्छा, उनके अपने ड्यूज़, उनके अपने वाजिबात, उनका अपने जो कंट्रीब्यूशन ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड के वो मद में कटता था, वो पैसे उनको देने के लिए तैयार नहीं है, अभी तक नहीं दिए गए। वो जो है वो कहीं हड़ताल कर रहे हैं, कहीं एहतजाज कर रहे हैं, कहीं अदालतों में जा रहे हैं और जो है वो उनका मसला हल होकर नहीं दे रहा। यानी हम तो भट्टा मजदूर और माइंस की बात कर रहे हैं। ये जो शहरों के अंदर इतने बड़े बड़े जो हमारे इदारे हैं, यहाँ पर भी सूरत हाल ही है। अब हम अस्पतालों को, तालीमी इदारों को, उनको भी हम जो है वो निचकारी के नाम पर जो है वो सेठों के हवाले कर रहे हैं और नतीजा ये होगा कि उनकी जो ना जॉब सिक्योरिटी है, ना उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनके हवाले से उनको कोई श्योरिटी दी जा रही है, कुछ भी नहीं किया जा रहा। अच्छा, हुकूमत जो है पहले तो वो ये करती थी कि हमने फलाना इदारा लगा दिया, हमने फलाना इदारा चला दिया, हमने फलाना इदारा कायम कर दिया और उसमें इतने लोगों को रोज़गार दे दिया और इतने मजदूरों को जो है हमने रोज़ी फराहम कर दी। अब उलट हो गया है कि हमने तो फलाना इदारा बेच दिया, हमने फलाना इदारा बंद कर दिया, हमने जो है यहाँ से इतने फारिग कर दिए। अच्छा, मसला ये है कि अगर इन इदारों की कारकर्दगी ठीक नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी भी किस पर आयद होती है? किसी एक आम मजदूर पे आयद होती है या उसके इख्तियार में हायर एंड फायर जो है वो जो है वो इतना पावरफुल है कि वो यानी अकेला मजदूर जो है वो इदारे को नुकसान पहुँचा सके? ये तो जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वहाँ पर हैं, ये उनका मामला है। उनका मामला है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं बात यही कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कवानीन तो मौजूद है, अमल दरामद का मसला है। अगर उनके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो किसी हद तक आंसू पुज जाए, किसी हद तक मामलात में बेहतरी आ जाए। तो अब हम जो है इस वक्त लेबर डे पर बैठकर चले, ये एक ज़रूर है कि हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इस लेबर डे के हवाले से भी हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई मराद या कोई अनाउंस हो तो अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ मतलब ये कि यहाँ से ये बात जानी चाहिए। आज के स्पेशल डे पर भी अगर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई रिलीफ पैकेज है या किसी किस्म का कोई ऐलान है जो कि मजदूरों की फेवर में है, उनके हक में है, तो वो ज़्यादा बेहतर है, उनका दिल जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जिस तरीके से मियां रोजा साहब, जिस तरीके से अभी सर कह रहे हैं कि उनके लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करना, उनके लिए सोचना कि किस हद तक उनका है वो बेहतरी आ सकती है, आप क्या समझते हैं, क्या इकदाम किए जा सकते हैं? एंड वो जो एक और भी मैटर है कि जो इनका जो कार्ड होता है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला जो इनका होता है कार्ड, या उसके अंदर जो ये अपने आप को बेनज़ीर मजदूर कार्ड जो होता है जिसके अंदर ये अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, उसका क्या इशू है, उसका क्या प्रोसेस है? जी, जो आपने कहा कि जी इस स्पेशल डे पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मजदूरों के लिए अनाउंस करना चाहिए,
वो क्योंकि इस पे बजट का इम्पैक्ट होता है और गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो बजट के टाइम पे करती है। अच्छा, ठीक है, वो स्पेशल डे पे नहीं करती। और मिनिमम वेज जैसे है गवर्नमेंट काम करती है, इन्फ्लेशन के सर्टेन फैक्टर्स इंडिकेटर्स देखती है, उसी हिसाब से। अब लास्ट जो थी वो 32,000 थी, अब मिनिमम वेज 37,000 कर दी। सही। तो गवर्नमेंट इज डूइंग, बट ये करेगी एट द टाइम ऑफ बजट, क्योंकि उसकी सफिशिएंट एलोकेशंस भी होती है ताकि इसका रिलीफ मजदूर को चला जाए। सही। आपने पूछा बेनज़ीर मजदूर कार्ड, पहले हमारे पास जितने भी वर्कर रजिस्टर होते हैं उनको हमें कार्ड इशू करते थे, जिन फ्रंट पे इनकी अपनी तस्वीर और तफसीलात होती थी, कहाँ पे काम करे, और उस कार्ड के बैक पे बहुत बड़ा कार्ड होता था। सही। अपनी फैमिली की डिटेल्स होती थी। सही। वो कार्ड को हमने अब नादरा के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, जैसे CNICA इसी तरह का कार्ड बनता है, उसका सिर्फ थोड़ी एक अजरक की पट्टी साइड पे दी हुई है, नाम बेनज़ीर मजदूर कार्ड है, और उसमें एक चिप है जिस पे उसका फैमिली का डेटा है। जब फैमिली आएगी बायोमेट्रिक्स करेगी तो पता चलेगा जी इसकी फैमिली है, ताकि उस कार्ड का मिसयूज भी ना हो, जो अथोराइज लोग हैं उनको ट्रीटमेंट मिले। ये जो बेनज़ीर मजदूर कार्ड है ये ज़मानत देता है इनको हेल्थ केयर सर्विसेज की एक्सेस की, और जो अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो आप SECI से क्लेम कर सकते हैं। अभी तक हमने जो किए हैं 2 लाख बेनज़ीर मजदूर कार्ड हमने प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और चंद दिनों में मेरे ख्याल में विद इन अ वीक 4 लाख मजीद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमें रिसीव होंगे नादरा से। इसी तरह हमारा टारगेट है 10 लाख मजदूरों को हम बेनज़ीर मजदूर कार्ड दे दें, ताकि ये जितनी भी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनमें जाके अपना ट्रीटमेंट, अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मियादाद रुजू साहब और ज़फ़र साहब हमारे साथ थे और शो पर आए, और आज मज़दूर के आलमी दिन के हवाले से बहुत बेनिफिशियल गुफ्तगू हुई। आई एम श्योर कि इन लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा करनी चाहिए, और ये रीढ़ की हड्डी रखते हैं हमारी सोसाइटी में। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे, हमें दीगर पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो शो में ज्वाइन करेंगी। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। यकम मई मजदूर की कुर्बानी के इकरार का दिन। ये दिन है इन हाथों का जिनमें छाले तो हैं मगर शिकायत नहीं। ये दिन है इन ख्वाबों का जो थकन के बावजूद हर सुबह जागते हैं। ये एक जद्दोजहद की पहचान है 1886 के शिकागो के उन मेहनतकशों की जिन्होंने अपनी जान दी मगर हक न छोड़ा। आज दुनिया भर में इन्हीं मेहनतकशों का दिन मनाया जाता है, लेकिन एयर कंडीशन कमरों में मेहनतकश तबका अब भी सड़क के किनारे अपनी मजबूरियों, हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मुनासिब मुआवजा ना मिलने पर अफसुर्दा है। मेहनतकश कहते हैं कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं। कभी कभी दिहाड़ियाँ किसी की लग जाती हैं, सब मजदूरों की कभी कभी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं, रोज़ का कुछ नहीं है। और रिजल्ट निकालोगे महीने का तनख्वाह का तो 18-20 हज़ार से किसी का भी ज़्यादा नहीं बनता। ऐलान तो हुकूमत करती है, मज़दूरों के लिए बेहतर सोचती है, लेकिन उसका कोई लाहे अमल नहीं तैयार करती ना। अब हम घर में काम करने किसी के जाते हैं तो वो ये तो नहीं बोलते कि हुकूमत ने कम से कम मजदूरी इतनी मुकर्रर की हुई, हम आपको यही दे रहे हैं। वो तो अपना रेट लगाते हैं। तो यहाँ डेली वेजेस मजदूर होते हैं, हमारा कोई परमिट या कोई रिसेप्शन कोई नहीं है ना, मुझे मालूम है क्या रिसेप्शन। यही हमारे सहूलत है, ये सिविल या जनात पर जो कि सिंध गवर्नमेंट के महतहत चले। सिंध में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के कमिश्नर मियादाद राहू जो कहते हैं ये बात दुरुस्त है कि मेहनतकश तबका CC में रजिस्ट्रेशन से नावाकिफ है, उनके लिए मजीद मुहिम चलाई जाएगी। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी रिसेंटली हमने तहसील वाइज कैंपेन्स लॉन्च की थी हर जगह पे लोगों को शऊर देने के लिए कि उनके क्या हकूक़ हैं। ठीक है, अपना जो भी एम्प्लॉयर है उनको फोर्स करे अपने आप को रजिस्टर कराए SECI के साथ, ताकि इनकी फैमिली को हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, इनको अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले जो उनको अभी नहीं मिल रहे उनकी लाइल्मी की वजह से। मेहनतकश तबका आज भी कहीं फैक्ट्री में मशीन के साथ जता हुआ है, किसी दीवार पर ईंट रख रहा है या किसी होटल में बर्तन मांज रहा है। निज़ाम बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि मजदूर सिर्फ तनख्वाह नहीं मांगता, वो इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी का हक मांगता है। क्या ये मुतालबा ज़्यादा है? और थोड़े से तो मुतालबात हैं, थोड़ी सी इज़्ज़त चाहिए, थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, अच्छी सी सैलरी चाहिए, ये सारे मुतालबात मज़दूरों के होते हैं।
और यकीन करें, आप इनको अगर तनख्वाह भी कम देना, लेकिन अगर आप इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, आप इनको अच्छा माहौल दें, आप इनको पुरसुकून जगह दें, आप इनको ऐसा माहौल दें जहाँ पर ये अपने काम के हवाले से हिफाजत फ़ील करें, ये महसूस करें कि जो काम कर रहे हैं वहाँ पर इनको रजिस्टर किया जाता है, वहाँ पर इनको ओन किया जाता है, इनको इंडोर्स किया जाता है, तो ये जिस तरह काम करते हैं ना, उससे दुगना अच्छा ये काम करें। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शुजात बर्नी साहब हैं, जो कि सोशल वर्कर हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो सलमान भाई हैं, जो कि माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन जो है वो मज़दूरों के हक़ के हवाले से मनाया जाता है। इनकी अहमियत जो माशरे में है, जस्ट लाइक अ बैकबोन, ये हमारे माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लेकिन जितनी भी आज के दिन के हवाले से हम बात करें या जो भी इनके बारे में हम कॉन्फ्रेंसेस कर लें, शोज़ करें, वट एवर द केस, लेकिन बेचारों की मुश्किलात हल हो नहीं पाती हैं, चीज़ों के ऊपर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता। बातें तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वजह क्या है कि ये तबका जो है ये आज तक भी पिस रहा है, और अलमिया यह है कि ये आज के दिन भी आपको काम करते हुए नज़र आएंगे? आपने सही कहा। मेरे ऑफिस में छोटी सी रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो कल एक मजदूर और एक हेल्पर और एक मिस्त्री काम कर रहे थे। जी जी। उन्होंने आके मुझे बोला कि हम कल भी काम करने आएंगे और हमारी जुम्मे की छुट्टी होती है, हम छुट्टी करेंगे। मैंने कहा आपको नहीं पता कि कल लेबर डे है, आप ऑफ करना चाहिए, आप ही का दिन है। मैंने कहा नहीं, हमें नहीं पता। ये तो आलम है हमारे माशरे का, नंबर 1। सही। नंबर 2 कि ज़्यादती हो रही इनके साथ। मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो नहीं देता, कोई भी मिनिमम पे नहीं दे रहा है। सही। हमें गैरत आई तो हमने कहा कि हम मिनिमम वेजेस तो देंगे ही देंगे और एक्स्ट्रा हेल्प भी करेंगे। सही। मेजॉरिटी फैक्ट्रीज में मैंने देखा है कि जो बेस पे है वो तक नहीं देते। नहीं। आप इमेजिन करें, उस 35,000 रुपये में भी गुजारा नहीं हो सकता, लोग उससे भी कम दे रहे हैं, तो कैसे वो गरीब आदमी करेगा? अच्छा। गवर्नमेंट इदारे कोई नहीं है जो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तीसरी बात, ये जो मजदूर तबका होता है ना, हाँ। इसके साथ एक टर्म यूज होती है अंग्रेजी में, नार्सिसिज्म। बिल्कुल। इज्तिमाई नार्सिसिज्म इनके साथ बिहेवियर हो रहा है। हाँ। ये जो एलीट है, हाँ। वो इनके साथ वो सलूक कर रही है जो कि एक नार्सिसिस्ट अपने नीचे रहने वाले लोगों के साथ करता है। सही। अब नार्सिसिज्म क्या होता है कि लोगों के शऊर को पकड़ लेना, हाँ। और उनकी जिंदगियों को काबू करना, लेके चलना कि जैसा, हाँ। मैं कहूँगा वैसा ही होगा, नहीं होगा तो मैं तुम्हें डरा के खौफ ज़्यादा। आप ये बात करें सलमान भाई, ये तो चले आप कह रहे हैं ना इलीट तबका जो नार्सिसिज्म कर रहा है, ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं आम जिंदगियों में लोगों के साथ नार्सिसिस्ट होते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो रवैया है, ये जो एटीट्यूड है नार्सिसिस्ट होने का, कि मैं जो कह रहा हूँ बस वो ठीक है, या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना, या फिर बातों को ट्विस्ट करना, मैनिपुलेट करना, आपने कोई बात की है तो उसकी मैनिपुलेशन करना। तो सोचे आम बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा, बहुत अच्छी आपने टर्म यूज़ की कि एक पढ़ा लिखा बंदा इन नार्सिसिस्ट के साथ में थक जाता है, प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है कि भाई इस तरीके से मैं किस तरह जो है वो इनको जवाब दूं या मूव ऑन करूं। तो एक मजदूर जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे हैंडल करेगा ये नार्सिसिज्म को, और वो कैसे हैंडल करेगा इस नार्सिसिस्ट माइंड को, जो कि बेचारे उनके नीचे डेली वेजेस के ऊपर कम तनख्वाह के लिए काम कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, तो मैं अपना भी कारोबार करता हूं, तो मैं देखता हूँ जितने भी फैक्ट्री ओनर्स और बिजनेस ओनर्स, सब नहीं जी, मेजॉरिटी ऑफ देम विद ड्यू रिस्पेक्ट, सही, उनका एटीट्यूड ये है अपने लेबर क्लास के साथ। हाँ भाई, उनको आपने ख्याल रखना है, वो आपकी देखें, वो आपकी फैक्ट्री की, आपकी बिजनेस की बैकबोन है। हाँ। वो मजदूर बीमार हो गया तो आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी। वो मजदूर भूखा है, वो मेल न्यूट्रिशन्ड है, वो बीमार है, उसकी ज़रूरियात पूरी, वो चोरी करेगा, उसके घर की ज़रूरियात पूरी वो कहाँ से पूरा करेगा? तो आप मेक श्योर करें उसको सही अमाउंट ऑफ सैलरी प्रोवाइड करें, उसकी बेसिक जो एनवायरनमेंट है, हाइजीन है, उसकी वर्क एनवायरनमेंट, उसका ख्याल रखें। ये कॉमन सेंस है, और इसी के लिए ये दिन बनाया गया है, वर्ल्ड लेबर डे, ताकि इन चीज़ों को उजागर किया जा सके। जो हमारे भाई बैठे हुए कैमरे के साथ और आपकी टीम बैठी है, इनकी कौन ख्याल रखेगा? वही ख्याल रखेंगे ना जो ओन करते हैं। तो ये चीज़ हमारे माशरे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। सही जी। शाद भाई, आप बताएं आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने मुझे आज के दिन मदऊ किया जी। आज हम दुनिया भर में मज़दूर डे बना रहे हैं, सही, लेकिन अफसोस के साथ वही बात है, आप लोगों की बातें सुनी, प्रीवियस एक सासी के कमिश्नर भी मौजूद थे, उनकी बातें सुनी जी जी, सबकी बातें सुनी और सुन ही रहे हैं बैठ कर ना। सही बात यह है कि दिल दुखा हुआ है, हम सिर्फ दिन मनाने तक महदूद रह चुके हैं। सही, हम ये नहीं सोचते कि जनाब आज अगर मज़दूर डे है तो उनको कोई रिलीफ दिया जाए। हाँ। आप यकीन करें कि मैं आज बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि आज भी वो मज़दूर गड्ढा खोदने वाले से लेकर एक रेडी लगाने वाले तक A to Z जितने मज़दूर हैं, वो आज भी अपने
प्यारों का, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए इस तपती हुई धूप में आज के दिन भी मजदूर डे जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, सही बात है, अभी भी निकले हुए अपने घर वालों के लिए, उनके पेट पालने के लिए। सही। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी इस वक्त गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए मजदूरों के लिए बनाया गया है। हाँ। लेकिन अफसोस के साथ आज वो अपने घरों में अपने बच्चों के साथ आज का मजदूर डे मना रहे हैं। हाँ। और मजदूर रियली आज वो मजदूरी पर गए हैं। वही बिल्कुल। ये जो सराउंडिंग है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये आप और हम ठीक करेंगे। अगर ये लोग डिपार्टमेंटल तौर पर काम नहीं कर रहे तो इनको हड़ताल के तौर पर जाना चाहिए। आज तक मजदूरों को उनकी मजदूरी तक नहीं पता कि आया कि उनकी राइट्स क्या हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि जनाब हम इनको राइट्स देते हैं, हम इनको बताएंगे, इनको पता नहीं, हम इनके ऊपर इनके साथ जो है कैंपेन्स चलाएंगे। अरे कब चलाओगे भाई? कितने तो कब्र के 100 मन मट्टी में दब चुके हैं मजदूर। कब कैंपेन चलेगी? कब लोगों को देखा जाएगा? कब उनकी बच्चियों को देखा जाएगा? कब उनकी पढ़ाइयों को देखा जाएगा? कब उनकी तालीम को देखा जाएगा? हाँ। कब उनकी रोजगार को देखा जाएगा? कब उनकी जो है वो सेहत को देखा जाएगा? कौन देखेगा? सिर्फ और सिर्फ कार्ड बना दिए जाते हैं और वो खुदा की कसम कार्ड बनाने के बाद जो उनको जलीलो ख्वार किया जाता है। हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब 2000 10,000 रुपए लेने के लिए वो जिस तरीके से बेइज्जत हो रहे होते हैं बाहर रोडों के ऊपर, सड़क, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। अभी मैं जब आ रहा था तो मेरे दिमाग में ना एक चलता है दिमाग, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, प्लानिंग्स होती हैं, शेयरिंग्स होती हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, प्रोग्राम किस टॉपिक का आएगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई तो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि किस बात का मजदूर डे बनाऊँ, किस बात का मजदूर डे बनाऊँ। ना तनख्वाह है, ना छुट्टी, ना शाबाशी, ना इज्जत की गाली, फिर भी दिन रात जता हूँ किस बात का मजदूर डे बनाऊँ। ख्वाहिशों की ईंटें उठा उठा कर ख्वाबों के पुल बांधता जा रहा हूँ, कभी अपनों के लिए, कभी जमाने के वास्ते। ना कोई ठेका, ना वादा, ना कोई जमानत की खुशी, फिर भी हंसते चेहरे के पीछे रोता जा रहा हूँ। सही। ये मजदूर किस दर्द की है, ये मुशक्कत किस फर्ज की है, कभी सोचता हूँ किस बात का मजदूर डे बनाऊं। ये खुलासा है आज के दिन का कि वर्ल्ड में इसकी कितनी एहतराम, कितनी इज्जत है मजदूर की, कि अगर ये मजदूर आज हाथ खड़ा कर लें, पहिया जाम कर लें, तो पूरे पाकिस्तान का पहिया जाम हो सकता है। सही। लेकिन उनके राइट्स के लिए कौन उठेगा, कौन खड़ा होगा? सही। उन टैक्सेस पर जो बड़े बड़े अफसरान अपने शगुलो मेलों में लगे हुए हैं, उनका कौन सोचेगा? उनका कौन सोचेगा? बिल्कुल ठीक है जी, इनके बारे में सोचना भी चाहिए और इसीलिए आज बैठकर हम ये बात भी करें कि इन मजदूरों को ये बता सके कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। शो में होगी इस हवाले से मजीद बात, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो शुजा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और सलमान भाई हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि ये सारी की सारी जो है ना, ये सारी बातें रह जाती हैं और इंसान जो है वो कोशिश करता है कि कुछ करे, लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या लगता है कि इनको किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए और कैसे जो है इनके हुकूक के हवाले से एक आम इंसान, एक आम आवाम आवाज़ उठा सकता है? आपने बहुत अच्छी बात की। और हम इस पे बहुत प्रोग्राम्स करते रहते हैं, हम बहुत बातें करते रहते हैं, जैसे शुजा ने भी फरमाया कि बहुत सारी हमने काम की, लेकिन उसका आउटपुट नजर नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ना वो तालीम होता है। सही। अगर किसी भी इंसान को तालीम दे दी जाए, इल्म दे दिया जाए, तो आपने समझ लो उसकी ज़िंदगी संवार दी, अब आप उसको उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। वो मशहूर कॉल है ना कि मछली पकड़ के देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दो इंसान। तो इनको किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं। अगर गवर्नमेंट जो मेन प्लेटफॉर्म है, जो मेन जिम्मेदार है, वो इनके बच्चों को और मजदूर तबके को तालीम, सोचें आप, यूके में, कनाडा में, अमेरिका में एक प्लम्बर है, वो वहाँ का प्लम्बर है और एक हमारे पाकिस्तान का प्लम्बर है। आप दोनों को साथ खड़ा करके मुआवजा कर लें और बीच में जो फ़र्क है ना वो तालीम है। जब तालीम इस मुल्क में आएगी तो निज़ाम खुद ब खुद बेहतर होगा, उनकी पे स्केल बेहतर होगी, वो ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट काम कर सकेंगे। हम अभी तक वो हाथ के टूल्स से काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी मजदूर जो है, और दुनिया कहाँ से कहाँ। बहुत अच्छी बात की आपने। तो प्लेटफॉर्म आपने अर्ज़ किया, तो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म वो है इंसान का शऊर, और उस शऊर में तालीम दे दी जाए। सही। अच्छा शुजा भाई ये बताएं कि तालीम, जिस तरह से सलमान भाई ने जिक्र किया, तालीम कितनी ज़रूरी है, कितनी नेसेसरी है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ना ये बात कहते हुए सुना है कि हमें हमारा काम पता है, हम हुनरमंद हैं, ठीक है,
तो अभी इनफैक्ट सुबह भी मैं अपनी टीम से इन लोगों से यही बात करी थी कि हुनरमंद ज़रूर होना चाहिए, आपको स्किलफुल होना चाहिए, लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आपकी स्किल्स में निखार नहीं आ सकता, फिर आप लकीर के फ़कीर हैं। मतलब आपको आपकी हुनरमंदी ये है कि जी आपने ये आपने कुल्हाड़ी ली और आपने ये तोड़ना है, तो आप तोड़ते जाएंगे, फिर कोई आपको कहेगा स्टॉप हो जाए तो आप स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास तालीम होगी, अगर आपका विजन होगा, तो वही मजदूरी जो आप कर रहे हैं उसको आप बेहतर तरीके से स्किलफुली कर सकेंगे और आपको खुद अपने जहन में पता होगा कि यहाँ मैंने रुक भी जाना है या नहीं रुक जाना है। तो तालीम कितनी ज़रूरी है मज़दूरों के लिए कि जब वो मज़दूरी कर रहे होते तो उनका अपना विजन भी हो, क्योंकि अगर तालीम नहीं है तो मेरे ख्याल में स्किल में निखार पैदा नहीं होता। अच्छा देखें, बात ये है कि मतलब थोड़ी बातों में तजाद आएगा मेरी। हाँ बिल्कुल आएगा। वजह ये है कि बिल्कुल आपकी जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा जो तरीका है जो मैं वजाहत करूंगा इस वक्त वो ये है कि देखें, अगर वो पढ़ा लिखा होता या चंद क्लासे पढ़ा हुआ तो वो मजदूर नहीं होता। नहीं मैं आप अगर कंप्लीट मेरी कंप्लीट होने के बाद बात ये है कि देखें बिल्कुल सही है। अब जब उसको बचपन से ही आपने उसके हाथ में जब पाना रख दिया तो वो पढ़ेगा कैसे? मुझे इसका जवाब दे दें आप भाई। अगर कोई कुल्हाड़ी, मैं सॉरी टू से, अगर कोई कुल्हाड़ी मार के कोई रॉक ब्रिक तोड़ रहा है और उसको बचपन से ये बताया गया कि भाई यही काम करना है, तुमने यही मजदूरी है, तो उसको शऊर है ना कि कुल्हाड़ी किधर मारनी है, तो ये भी तो शऊर है ना। तो शऊर, चले मैं हाई फाई तालीम की बात नहीं कर रही हूँ, जो रैंडम जनरल शऊर जो तालीम होती है, जो बेसिक एजुकेशन होती है, वो अगर उसके पास है तो वो कुल्हाड़ी मार रहा है, नहीं तो वो जमीन पे मारेगा। वो तो फिर कहेगा मैंने तो यही सीखा, यहाँ मारूं या वहाँ। तो इसलिए मैंने ये बात की कि बेसिक शऊर भी उजागर करना मजदूरों के अंदर बड़ा ज़रूरी है। ये जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से लोग बात करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इनको चाहिए कि मजदूरों की वर्कशॉप्स कराएं और उनके अंदर शऊर उजागर करें कि अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये बिल्डिंग ऐसे भी बन सकती है और इसका डिजाइन ऐसे भी बन सकता है। बताएं, इतनी जो वर्कशॉप्स आप करेंगी और जितना मजदूर नहीं, मैं नहीं करूंगी, हम तो इस बार इसकी अहमियत पर बात कर रहे हैं ना। करने को तो मैं कह दूं कि मैं चांद पे चला जाऊं। बात ये कि वर्कशॉप्स करवाने की बात कर रही हैं, जितना मजदूर उस दिन आके बैठेगा या 10 दिन की उसकी जो कॉन्फ्रेंस होगी, जिस दिन वर्कशॉप होगी, मजदूर तो बेचारे काम पे होते हैं, आके बैठते ही नहीं। मजदूर जो अगर आके बैठेगा तो उसका घर कौन पालेगा? बात ये कि सुनने में ये कानों को अच्छे बहुत लग रहे हैं आपकी बातें, मेरी बातें, लेकिन जो रियलिटी है ना उस पर आए। रियलिटी ये है कि जो 10 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं, बाकी आपको लगता है कि 10 लाख मजदूर है हमारे पास? नहीं, 8 करोड़ मजदूर हैं, लेकिन उसमें से जो 10 लाख है वो रजिस्टर्ड है ना, तो बाकियों को भी तो अवेयरनेस देनी चाहिए ना कि वो आए, रजिस्टर्ड हो, अपना फायदा करें। 10 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं, उनको उठाकर जरा मुआवना कर लीजिए कि और जो बेचारा रजिस्टर्ड नहीं है उन दोनों में फर्क बता दीजिए। वो बेचारा वो भी हथौड़े तोड़ रहा है, वो भी पत्थर तोड़ रहा है, दोनों में फर्क बता दो। 2000 रुपए लेने के लिए पूरे दिन की दिहाड़ी 1200 की खराब कर रहा है वो। बात ये कि देखें, तालीम बिल्कुल जरूरी है, मैं इस पर डिनाई नहीं करूंगा, बिल्कुल तालीम हद से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आज हम मजदूरों की तालीम उनके शऊर की वजह से आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? फिर ये भी तो बड़ा नेसेसरी पार्ट है ना। सुने मेरी बात, अगर आप तालीम की बात कर रहे हैं तो इस वक्त तो कितने बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग रोडों पे घूम रहे हैं, वो तो आवाज नहीं उठा पा रहे अपने हक के लिए। वो तो बेचारे खामोशी से मुंह बंद करके रेडियो लगा रहे हैं, बर्गर के ठेले लगा रहे हैं। पर्सनल ग्रूमिंग और शऊर उजागर करना एक अलग बात है। शऊर होगा तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, शऊर होगा तो कुछ ना करेंगे, सबर तो कर ही लेंगे। ये बहुत 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 मैं ना इस बात को ना तनाज़े में मत लेकर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन नहीं, मैं तनाज़े नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप सोशल वर्कर हैं, आपको इतने लोग सुनते हैं, आप कम से कम ये बात जरूर करें कि मजदूरों में ये शऊर उजागर करें कि वो अपने राइट्स के लिए किस तरह बात कर सकते हैं। मजदूरों को ये बताएं कि अगर उनकी स्किल्स के अंदर अगर वो थोड़ा सा भी बेसिक तालीम सीखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या काम करना है। टैक्स पेयर होल्डर अपने हकूक के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको जूते मार के भगा दिया जाता है यार। आप मजदूरों से बोलो उनका हक लो माजरत के साथ ना। हम निकले में देखिए यार सलमान, मैं अर्ज करूंगा अगर याद है, देखिए जो आप दोनों जो बात कर रहे हैं वो दो एक्सट्रीम एंड है। ग्राउंड है जो शुजात कह रहे हैं कि भाई वो बेचारे मजदूर इस काबिल ही नहीं है कि वहां तक पहुंचे। आप जो कह रही हैं वो एक अच्छी सिचुएशन है कि अगर गवर्नमेंट भाई मैं तो एक पॉजिटिव थॉट जो है वो प्रेजेंट कर रही हूं कि अगर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे तो उनको तालीम मिलनी चाहिए ना, स्किलफुल तालीम। लेकिन इस गैप की वजह जो है बीच में खड़ी हुई गवर्नमेंट है, इसमें इस गैप की वजह बीच में खड़े हुए जो इदारे हैं वो है वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे। अगर आपको मेडिकल हाँ, अब आपने बात की ना कि जो इदारे होते हैं, जो लोग होते हैं, जो एसोसिएशंस होती हैं, वो अपना काम पूरा नहीं कर रही, तो हम उन्हीं के लिए तो ये बात कर रहे हैं कि उनको चाहिए कि करें। पैदा हो रही है जैसे आप दोनों जिक्र कर रहे हैं। मोहतरमा ये कह रही हैं
के पॉजिटिव दिखाया जाए, खुदा की दिखाया नहीं जाए, उनके लिए पॉजिटिव अवेयरनेस कैंपेन की जाए। अब सुने ना, हम तो दिखाई नहीं रहे पॉजिटिव, हमने तो अभी पैकेज में जो रियलिटी दिखाई है वो तो देख के आंसू निकल गए होंगे लोगों के। आप यकीन करें, मैं नाम भी लूंगा किसी भी सियासी जमात के बानी का, उसको अच्छी पॉजिटिव पिक्चर कराची की दिखाते आज कराची का बेड़ा गर्क हो चुका है। फिर आप तो हम पॉजिटिव वे दिखाते रहे, हमारा चैनल देखा करें कि हम रोजाना कराची की असल पिक्चर अपने शो पर भी दिखाते हैं। मैं जिस चैनल पे जाता हूँ, खुदा की कसम, मुझे बाकायदा ये बोला जाता है कि जनाब आपने इस टॉपिक पे बात बड़ा कम करनी। क्यों? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट कराची की रग रग से वाकिफ हूं, मैं ग्रास रूटर हूं कि मुझे पता कि मेरा मजदूर रात को 4 दिन से खाया नहीं है बेचारे ने, तो हमने भी यही बताया है, मजदूरी नहीं हम भी यही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि जनाब उसको तालीम मिलनी चाहिए, फिर उसको आप कह रही कि गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भी 500 रुपए उसके जेब में रखना पड़ेगा। 500 रुपए दो, मुझे रजिस्टर्ड करो। चलिए ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, हमारे शो का टाइम हो गया एंड अप। और मेरे ख्याल में हमारे जो गेस्ट हैं शुजा भाई, वो मजदूरों के हुकूक के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नज़र आते हैं। तो आई एम श्योर कि अल्लाह करे आप जो सोचते हैं वैसा हो भी, और आप ज़रूर सिटी 21 देखा करें, जिसमें कराची की रियलिटी को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि कराची में एक्चुअली क्या हो रहा है। और मजदूरों के हुकूक के हवाले से जितनी बात आज हमने शो पे की है और जितनी रियलिटीज़ आज हमने अपने शो पे दिखाई है, आई डोंट थिंक सो कि किसी और चैनल ने ये रियलिटी, ये ग्राउंड रियलिटी जो है वो दिखाई होगी। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बहुत शुक्रिया शुजा भाई हमारे शो पर आए। शो का टाइम एंड अप हो गया। आज का शो आपको कैसे लगा ये जरूर बताना है आपने हमारी सोशल साइट पर। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।